हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नाउ गोइंग टू डाइसेक्ट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, और उसके रिलेशन में जो भी क्यू एन एज है इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, all of that will be done in this video along with explanation of few concepts जहां पे आप बहुत कंफ्यूज होते हो, राइट। तो क्यू एन एस तो करेंगे ही, साथ साथ में ओके कोई स्पेसिफिक सेक्शन दे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार इसमें तो तू गलती करता ही करता है, तेरे को समझा ही नहीं है एक्चुअली क्या है, या फिर मेरे पास कोई अलग टेक्निक है जिससे मैं तुझे उसे याद रखवा सकता हूँ दोस्तों, वो भी इस वीडियो में हम करेंगे, राइट। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए Q&A के बाद अपील्स एंड रिविजन्स, देन टाइप अपील्स एंड रिविजन्स मैराथन in the comment section and I will come up with a video the very next day itself. Let's go my dear friends, let's go, right? Offenses and penalties my dear friends, काफी इग्नोर्ड चैप्टर है, राइट। यहाँ पे सेक्शन 122 से शुरू करते हैं, 138 पे खत्म करते हैं, राइट। और ये सेक्शन में माय डियर फ्रेंड्स ओके हम लोग कुछ ऐसे 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 क्वेश्चंस करने वाले जो या तो स्पेसिफिकली पूछे गए पास्ट पेपर्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में, मॉड्यूल में, या फिर स्पेसिफिकली मैंने ड्राफ्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि या तो उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा था, या तो वो एक अमेंडमेंट का पार्ट है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 132(1) और सेक्शन 138 में बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आया है जिसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली ड्राफ्ट किए सो दैट इट इज ईजी फॉर यू to dissect things when actually the question comes in the exam. Okay my dear friends, without wasting any time, let's start with section 122. दोस्तों क्वेश्चंस भी इस तरह से क्या है मैंने लिखे हैं कि सेक्शन वाइज है, तो जो भी सेक्शन अगर आपको वीक लग रहा है सीधा वो सेक्शन को टारगेट कीजिए और उसके रिलेटेड Q&A कीजिए एंड यू विल बी वेल वर्स विद दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस related to that particular section. ठीक है, चलिए section 122 my dear friends is the charging section for okay imposing penalty in 21 sort of offenses my dear friends. तो 21 offenses है, आपको चेक करना है कि भैया ये क्वेश्चन में जो offense है वो section 122(1) का पार्ट है कि नहीं। लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स, December 21 का क्वेश्चन है, राइट। लेट्स सी इशारा किस बात की तरफ है। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स है दोस्तों, फ्लाई बाय नाइट ट्रेडर्स है। अ टैक्सेबल पर्सन इशूड एन इनवॉइस ऑन 15th of April इन्वॉल्विंग ITC ऑफ 25 lakhs टू रनवे ट्रेडर्स हु यूटिलाइज द सेम, राइट। तो इसने भैया इशू किया इनवॉइस, सिंपल सी बात है, और रिसीवर ने उसी इनवॉइस पे क्या कर दिया है, ITC ले लिया है। नो सप्लाई ऑफ गुड्स वाज इन्वॉल्व्ड, तो भैया इनवॉइस इशू किया है पर गुड्स सप्लाई नहीं किया, बेसिकली फेक इनवॉइस इशू किया साले ने। ओके अभी केस क्या है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स कंडक्टेड दिस ट्रांजैक्शन एट द इंस्टेंस ऑफ इट्स टैक्स कंसल्टेंट वाज नॉट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, राइट। अभी आपको बताना है कि व्हाट विल बी द पेनल्टी लेविएबल ओके ऑन द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेफर्ड सेक्शंस, राइट। ट्रांजैक्शन माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 जन इन्वॉल्व है। ओके अगर आप देखेंगे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स सप्लायर है, रनवे रिसीपेंट है, और ये किसके इंस्टेंस पे हो रहा है भैया, ये उसके टैक्स कंसल्टेंट के इंस्टेंस पे हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे राइट फ्लाई बाय नाइट और अपना जो रनवे है माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली उनको सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 के तहत पकड़ा जाएगा। क्लॉज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, राइट। इतना भी याद रख लेंगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है, परफेक्ट। तो आज इनवॉइस इशू करना विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और उस इनवॉइस के बेसिस पे ITC लेना विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, ये दोनों गुना है, इसलिए दोनों को पेनल्टी लग जाएगा, राइट। पेनल्टी कितना लगेगा, 10,000 रुपीज़ और द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे 25 लाख का आपने ITC ले लिया है, ओके बिना बात का दोस्तों आपने बेनिफिट ले लिया 25 लाख का, तो 25 लाख और 10,000 विच एवर इज हायर 25 लाख दोनों, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को भी और रनवे वाले को भी। बट जब बात करते हैं दोस्तों टैक्स कंसल्टेंट की, तो उसका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बोला है ओके दिस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ हिज कंसल्टेंट, यानी ये पूरे ट्रांजैक्शन का मास्टरमाइंड कौन है, एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, वो है टैक्स कंसल्टेंट। इसी के लिए ऐसे दरिंदों के लिए दोस्तों एक और सेक्शन ही क्या है बाकायदा डाला गया है एक्ट में, जिसका नाम है 122(1)(a), राइट। 122(1)(a माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे क्लियरली बोला है कि बॉस इफ देर इज
okay, any transaction, okay, that is arising at whose instance such offenses are conducted, और वो offense के नाम दिए हैं कि ये चारों में से कोई भी एक offense है और वो किसी के कहने पे हो रहा है, तो जो वो कह रहा है at whose instance this is happening, जो उसका मास्टर माइंड है, राइट, कौन से वाले का, जहाँ पे गुड्स सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस सप्लाई किया विदाउट गुड्स, आईटीसी ले लिया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट फेक टैक्स इनवॉइस विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स, राइट, एंड इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईएसडी, तो फिर उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाएगा सेक्शन 122(1)(a) के तहत और उसको फ्लैट उतना पेनल्टी लग जाएगा जितने की चोरी हुई है। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो आज पेनल्टी लेविएबल ऑन द टैक्सेबल पर्सन, राइट, will be levied my dear friends, and it will be 100% of the tax amount। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, परफेक्ट। तो दोस्तों ये चीज़ आप बाकायदा याद रखना, ओके, कि यहाँ पे तीनों क्या मुजरिम है, एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली दोस्तों सेक्शन ऐड कर देना अंडर 122(1)(a), जस्ट फॉर योर रेफरेंस। देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट का है ना, तो सजेस्टेड में क्या है, सेक्शंस लिखे ही नहीं होंगे। ओके, तो आप अपने लिए क्या है दोस्तों, वो सेक्शन लिख देना, सो दैट आप जब अटेम्प्ट करो तब इट्स गुड दैट यू राइट सेक्शंस, इट इज़ हेल्दी प्रैक्टिस। ज़रूरी नहीं है, पहले से ही बोल रहा हूँ, पर अगर आप करोगे तो जब भी क्या है, कोई क्लरिकल एरर हो जाता है आपसे कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में, वो क्या है, इट इज़ वेरी लाइकली कि बंदा उसे इग्नोर कर दे, बिकॉज आपने उस पर इंप्रेशन अच्छा जमा है, बिकॉज आपने सेक्शंस के साथ प्रोविजंस को कोट किया है। ठीक है, पर गलत सेक्शन लिखना इज अ क्राइम, तो वो मत कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Nirmal Private Limited, registered in Vasai, Maharashtra, is engaged in supply of taxable goods and service. In the month of April, it sold goods worth rupees 5 lakh excluding GST to Suraksha Enterprises and collected tax at the rate 28% on the said goods from the buyer. However, the actual rate is actually 18%. Okay, Nirmal Private Limited deposited 18% on these goods to government on the due date and retained the remaining amount that was collected. Determine the amount of penalty under IGST. Okay, under IGST बोला है, CGST नहीं बोला है, याद रखना। If any, that can be imposed on Nirmal in the month of October, ignoring interest. तो दोस्तों यहाँ पे आपने टैक्स कलेक्ट किया है पर पे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपने कलेक्ट किया 28, आपने पे सिर्फ और सिर्फ किया है 18, और ये गलत हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और क्लियरली ऐसे क्राइम को भी सेक्शन 122(1) के तहत पनाह दी गई है, और यहाँ पे अगेन पेनल्टी वही है 10,000 रुपीज़ और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ओके, अगर आप चेक करेंगे तो आपको इतना ही कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, 5 लाख, राइट, मल्टीप्लाई बाय 28% जो आता है वो ले लो, माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 18% उसका क्या आता है वो ले लो, राइट, और माइनस कर दो, और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आ जाएगा आपका टैक्स इवेडेड। फ्रैंकली स्पीकिंग सर 5 लाख यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं ना? हाँ भाई, कर सकता है तू ऐसा। ठीक है, अब लग रहा है CA फाउंडेशन पास करके आए और इंटर भी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों 10% हो जाएगा, और विच इज़ वाई 50,000 यहाँ पे आ जाएगा, और 10,000 विच एवर इज हायर, एंड विच इज़ वाई माई डियर फ्रेंड्स क्लियरली यहाँ पे इस हिसाब से ओके पेनल्टी लग जाएगा उस बंदे को, बिकॉज उसने कौन सा गुनाह किया है रे बाबा, टैक्स कलेक्ट किया है पर पे नहीं किया है। तो 50,000 का पेनल्टी दोस्तों निर्मल प्राइवेट लिमिटेड पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदुसारा ओके CEO of Ashok Solutions Limited is issued a summon to appear before the CGST officer to produce the books of accounts of Ashoka Solutions. In an inquiry conducted of the said company, determine the amount of penalty if Bindusara fails to appear for this summon. दोस्तों ये क्लियरली सेक्शन 122(3) के तहत एक गुनाह किया गया है, जहां पर माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको समन के लिए बुला है, चाय के ऊपर चर्चा करने के लिए बुला है दोस्तों, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गए तो आप पे ऊपर 25,000 तक का पेनल्टी लग सकता है। याद रखना, पेनल्टीज
अप टू 25,000, फ्लैट 25,000 नहीं है, अप टू 25,000 है। तो प्रॉपर ऑफिसर अपने डिस्क्रिशन पे लगाएगा। फिर वो 2,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 25,000 हो सकता है, पर 50 नहीं हो सकता, बिकॉज वो उसका सीलिंग लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये 122(3) के तहत गुना है और बिंदु सारा पे उतना पेनल्टी लग सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आरटीपी नवंबर 21 का क्वेश्चन था, ठीक है, परफेक्ट, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटम ऑफ पेनल्टी ऑफ ऑफेंस कवर्ड अंडर 122(1), 122(1) एंड सेक्शन 122(2). तो दोस्तों 122(1) में माय डियर फ्रेंड्स क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या है? जो भी टैक्स इवेजन है वो, या फिर 10,000 विच एवर इज हायर। 122(1) में जहाँ पे आप किसी के इंस्टेंस पे क्या है, वो 3-4 गुना जो हम लोगों ने अभी किए वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सीधा पेनल्टी उतना ही लगेगा जितना इक्विवेलेंट है टुवर्ड्स द टैक्स दैट हैज़ बीन इवेडेड, सिंपल फ्लैट, ओके। और दोस्तों 122(2) में डिपेंड करता है कि भैया यहाँ पे ओके 4 केसेस है। पहले तो टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरनेस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, ये 4 केस है। अगर ये होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट या फिर क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो फिर दोस्तों इसका पेनल्टी लग जाएगा 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। या फिर ये अदर देन फ्रॉड वाला केस है तो भैया ये लग जाएगा 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। बच्चे कई बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो 73-74 जैसा पेनल्टी साउंड कर रहा है। येस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए 73-74 में स्पेसिफिकली ओके जब हम सेक्शन 75 पढ़ते हैं, राइट, तो 73-74 के रेफरेंस में लिखा है कि अगर 73-74 का पेनल्टी लग गया तो फिर पूरे एक्ट के अंदर कोई भी पेनल्टी सेक्शन नहीं लगेगा, क्लियरली रेफरिंग टू 122(2) कि 73-74 लग गया तो 122 वापस नहीं लगेगा भाई, राइट। एंड मैक्सिमम केस में याद रखना 122(2) जो है सिर्फ एक ही सिनेरियो में यूज़ होगा, और वो है जब आपने 74 के तहत डिमांड रेज किया पर 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो फिर 100% जो टैक्स अमाउंट है वो यहाँ से लेंगे। दूसरा जो भी केस है, राइट, 15%, 25%, 50% वो 74 में मेंशन्ड है। और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू 73 की बात करें तो 73 में भी अपना इंस्टेंस भी मेंशन्ड है और पेनल्टी भी मेंशन है, तो 122 वहाँ पे भी इनएक्टिव हो जाता है। इट इज़ बेसिकली एन ओवरलैपिंग सेक्शन, तो आप कंफ्यूज मत होना। वैसे 122 रिडंडेंट सेक्शन ही है, ऐसा ही मान के चलना, पर क्या लिखा ये पता होना चाहिए इन केस इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। प्लीज कृपया करके ये सभी क्या है केसेस लिखना। अपन तो क्या है समझने के लिए समझ लेते हैं, पर प्रॉपरली इस तरह से लिखना तो क्या है आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ऑल्सो लेट मी टेल यू, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आना बहुत डिफिकल्ट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का किया, निर्मल प्राइवेट लिमिटेड का किया, वैसे ही आएगा। ये बहुत रेयर है थियरी ऐसे क्वेश्चन आना, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी परचेजेस द गुड्स सप्लाइड बाय मिस्टर हु इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो याद रखना यहाँ पे मिस्टर वाई है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो माल बेच रहा है मिस्टर एक्स को, जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, ओके। तो मिस्टर एक्स क्लियरली दोस्तों कोई भी आईटीसी का बेनिफिट कभी भी नहीं उठा पाएगा, ठीक है। अब केस क्या हो रहा है, Mr. X, unregistered person, purchases goods supplied by Mr. Y, who is registered without receiving a tax invoice from Mr. Y, and thus helps in the tax evasion of Mr. Y. What disciplinary action tax authority should take and on whom? देखो भाई, इसने उसका मतलब गुड सप्लाई किया है विदाउट इनवॉइस, तो सबसे पहले तो भैया ये फॉल्टी है क्योंकि गुड सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, क्योंकि इसका तो कर्तव्य बनता है ना कि वो तो रजिस्टर्ड सप्लायर है तो उसको तो माल बेचना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस के साथ, पर उसने नहीं भेजा, तो क्लियरली 122(1) के तहत आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट, गुड्स विदाउट इनवॉइस, राइट। बट दोस्तों इसका क्या काम, क्या इसने ओके उस गुड्स के बेसिस पर आईटीसी ले लिया विदाउट इनवॉइस? नहीं, आईटीसी का तो क्वेश्चन ही नहीं आता,
IIT सीधा तो क्वेश्चन ही नहीं आता, बिकॉज राइट वो है ही अनरजिस्टर्ड, उसकी जात अनरजिस्टर्ड वाली है, माँ कसम। तो भैया ये 122(1) के तहत तो नहीं आ सकता, बिकॉज उसने कोई टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है, राइट। उसने सिर्फ मदद की है, ओके, वाई की, टू इवेट टैक्स। मदद, 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 एब्सोल्युटली राइट। 122(3) याद आना चाहिए, वेर यू आर, ओके, वेर यू आइदर एड और अबेट, राइट, एड और abate someone in doing any of the offenses covered under section 21। तो आज दोस्तों एक्स ने अगर क्या है, मदद की है, यानी कि एक्स ने एक्सेप्ट किया है वाई से कि भाई हाँ गुड्स दे दे, इनवॉइस चलेगा मुझे, गुड्स दे दे, इनवॉइस चलेगा मुझे, ऐसा उसने बोला होगा, तब जाके वाई की हिम्मत हुई उसे गुड्स देने की विदाउट इनवॉइस, राइट। अब इसने मदद की है वाई की, मेजर तो क्या है, वाई का ही बचत हो रहा है, बिकॉज वो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगा ही नहीं ट्रांजैक्शन पे, और उस पर जीएसटी नहीं पे करेगा, राइट। और इसीलिए सिंस इसने मदद की है, ये 122(3) के तहत आएगा। बट अगर यहाँ पे एक्स भी रजिस्टर्ड होता तो क्लियरली 122(1) में आ जाता ये, बिकॉज ही इज अवेलिंग ITC क्लियरली, माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, परफेक्ट। तो ये एक सीन है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। एंड यहाँ पे और क्या था, यस, 122(3) के तहत, तो सिंपल सी बात है, अप टू 25,000 आपका पेनल्टी आ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज जनरली रिसिपेंट रजिस्टर्ड होता है, ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड करके पूरा गेम ही चेंज कर दिया इन्होंने। सो आई रियली लाइक्ड इट, ओके, होप दैट मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Shagun started supply of goods in Vasai, Maharashtra on 1/1, ठीक है, has exceeded the turnover of 40 lakhs on 25/1. However, she didn't apply for registration. Determine the amount of penalty, if any, that has to be imposed on Shagun on 31/3 if the tax evaded as on her date for failure to obtain registration was 126। दोस्तों याद रखो, रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में भी स्पेसिफिकली ओके ऑफेंसेस दिए गए हैं, राइट। देयर आर 3 स्पेसिफिक ऑफेंसेस विच आर गिवन। लेट मी शो यू। यार ये डिमांड रिकवरी क्यों निकल जाता है भाई, एक सेकेंड, समरी बुक अपना ये, यस, लेट मी शो यू फ्रेंड्स, ये रहा, राइट। 3 केसेस, पहला fails to obtain registration even though liable to register, दूसरा furnishes false information with respect to registration, and third is issued invoice or document by using GST of some other person, right। तो पहला है रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो, नहीं ले रहे हो, दूसरा है कि भैया आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन बोली है, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कंपनी ऊपर आपने बोल दिया इंडिविजुअल, राइट, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है पुणे, आपने लिख दिया है मुंबई, राइट, आपकी 5 ब्रांचेज है, आपने दिखाई है एक, वट एवर द केस में भी, ठीक। तो जो डिटेल्स देनी होती है ना, वहाँ पे आपने घपला किया पार्ट ए पार्ट बी में। और तीसरा, आपने अपने नाम से नहीं, अपने किसी और का ही GSTN यूज़ करके क्या इनवॉइस फाड़ दिया, भैया ऐसा थोड़ी चलेगा, राइट। तो ये स्पेसिफिकली क्या है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में कॉन्ट्रावेंशन है जो सेक्शन 122(1) में दिए है। अगेन दोस्तों पेनल्टी वही है 10,000 रुपीज़, या फिर माई डियर फ्रेंड्स amount of tax evaded whichever is higher, and that will be 1,26,000 my dear friends, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग सेक्शन 126 की, ओके। तो 126 की माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ये बात बोलना चाहता था कि आज ये एक जनरल डिसिप्लिन्स देता है ऑफेंसेस लगाने के लिए। तो जब कोई प्रॉपर ऑफिसर ऑफेंस लगाता है, उनको ये चीज़ों के बारे में क्या है याद रखना है बिफोर दे लेवी एनी पेनल्टी फॉर एनी ऑफेंस मेंशन्ड अबव इन 122 to 1 2 3 देन 123 124 125 वॉट एवर द केस में, ठीक है, ये बस याद रखना। तो अभी इसमें बोला है कि बॉस लेट्स से डिसिप्लिनरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट मिस्टर एक्स, an ad hoc penalty of 20,000 is imposed by issue of SCN without describing the contravention for such penalty is going to be imposed, and without mentioning the provisions under penalty is going to be imposed. Should Mr. X proceed to pay for penalty or challenge the SCN issued by department?
देखो बेटा, सबसे पहले बात तो ये है कि कभी भी कोई भी आपको पेनल्टी लगाएगा ना, तो वो आपको SCN जरूर भेजेगा, बिकॉज यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दैट व्हाई दिस पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज टू यू, राइट। तो SCN के बिना कोई पेनल्टी इम्पोज कर ही नहीं सकता, ऐसे नहीं सीधा ऑर्डर नहीं आ जाएगा, पेनल्टी ऑर्डर नहीं आएगा कि चलो भरो, तो वो बोलेगा क्या है, क्यों है, मुझे भी तो मौका दो बोलने का। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज वेरी नेसेसरी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल्सो नेसेसरी कि ये पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है, उसके फैक्ट्स, उसके सर्कमस्टांसेस, उसका सेक्शन, ये सब की क्या है दोस्तों डिटेल दी जाए, जो स्पेसिफिकली दोस्तों यहाँ पे राइट मेंशन की गई है। इफ यू कैन सी कि penalty order, okay, as per section 126 my dear friends, shall clearly mention my dear friends the nature of breach, the applicable law। ये दोनों क्या है जरूरी है, क्यों क्यों जरूरी है, बिकॉज भैया आप अगर लिखोगे राइट कि आपने राइट ये ब्रीच किया है और इस सेक्शन के तहत मैं पेनल्टी लगा रहा हूं, तो ही तो मुझे पता चलेगा ना कि तू किस बारे में बात कर रहा है, राइट। मैं रिप्लाई क्या दूंगा अगर तू मेरे पे एक्विजिशन ही नहीं डालेगा प्रॉपरली, तो राइट अगर तू एक्विजिशन डाल रहा है तो ही तो जाके मुझे समझेगा ना कि मुझे किसे रिफ्यूट करना है। अगेन वही डिमांड ऑर्डर भी जैसे क्या स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, तो बता ना कि किस बात के लिए डिमांड कर रहा है टैक्स, राइट। ये ज़रूरी है, तो ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और क्लियरली वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड नहीं थी, इसीलिए ये SCN चैलेंज कर सकता है, और ये SCN जिससे पेनल्टी मांगा है वो वैलिड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सरासर वैलिड नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, राइट। तो बात हो रही है यहाँ पे, बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 126। अगर आपने ये सेक्शन कर दिया तो उसका मतलब 126 हो गया, तो अगर लास्ट दिन पे जाना ही है ये देख के जाओ एंड यू आर डन विद सेक्शन 126। मंगेश्वर है भैया, रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट, उसने ब्रीच किया है इन पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू 6100, ओके, assumed to be CGST amount, ठीक है। Assessing authority has imposed a penalty as per law applicable to the breach. Invoking the provisions of section 126, Mangeshwar argues that it is a minor breach, right? So no penalty will be imposed. ठीक है, पहले तो इसका ये कंटेंशन है मंगेश्वर का, तो क्या ये सेक्शन 126 के तहत सही है या गलत, ये आपको बताना होगा। सेकेंड, इन अनदर इंस्टेंस मंगेश्वर हैज ओमिटेड सर्टेन डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन दैट इज not easily rectifiable, that is not easily rectifiable. This is occurred due to gross negligence of the accountant, and he makes a plea that he was unaware, therefore penalty should not be levied। होता है छोटे छोटे शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है, ऐसा मंगेश्वर बोल रहा है। दूसरा, मंगेश्वर वॉलंटरी राइट्स एक्सेप्टिंग अ मेजर प्रोसीजरल लैप्स and request the officer to condole the lapse as the loss caused due to revenue was not significant, ठीक है। तो उसने वॉलंटरी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ मंगेश्वर हैज नो स्पेसिफिक पेनल्टी अंडर CGST, इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नो पेनल्टी शुड बी लेविड विदाउट अ स्पेसिफिक प्रोविजन, राइट। डिस्कस व्हाट एक्शन में बी टेकन। अभी सबसे पहला यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक माइनर ब्रीच नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि माइनर ब्रीच तब होता है जब आपका टैक्स इवेजन इज लेस देन 5000। क्या बेटा, लेस देन 5000। ये लेस देन पे फोकस करना माय डियर फ्रेंड्स, इसमें फिर की घूम जाती है। मैं तो बोलूँ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लेस देन 5000 के बदले, मैं तो बाकायदा क्या है ऐसे ही बोलता हूँ बच्चों को कि आज ये लेस देन 5000 के बदले 4999 ही लिखो भाई, तो ही क्या है आपको समझ में आएगा। क्योंकि 4999 में पता है कि भैया इतने तक का अगर ऑफेंस है तो माइनर ब्रीच है। अभी 1 रुपये भी बढ़ गया यानी 5000 या 5000 के ऊपर हो गया तो भैया वो माइनर ब्रीच नहीं है, उसमें फिर क्या है आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो प्रॉपर ऑफिसर को, पेनल्टी मत लगेगी ही भाई, सिंपल, ठीक है। तो ये एक बात है बॉस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो उसने बोला है कि भैया omitted certain details in documentation, it's not easily rectifiable। तो दोस्तों ऐसे केसेस वेयर, सेकेंड वाला केस देखो जहाँ पे ओमिशन या मिस्टेक हुआ इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजीली रेक्टिफाइबल विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर हुआ है तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगा, राइट। तो ज़रूरी है कि भैया यहाँ पे सबसे पहले तो
इजीली रेक्टिफाइबल होना चाहिए और ग्रॉस नेग्लिजेंस या फ्रॉडुलेंट वाला केस नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर है तो पेनल्टी लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये चीज़ भी क्या है याद रखना। तो यहाँ पे भी उसका जो रिक्वेस्ट है उसे माना नहीं जाएगा, यहाँ पे भी पेनल्टी लग जाएगा। नेक्स्ट, हाँ वो वॉलंटरी एक्सेप्ट करता है, राइट। और इसी के कारण दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि मंगेश्वर जिसने क्या है वो लैप्स किया था दोस्तों, जिस पे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पेनल्टी नहीं लगेगा। भैया सेक्शन 125 किसके लिए है भाई? किसके लिए है? उसी के लिए है। जो पेनल्टी कोई सेक्शन के तहत नहीं आता है वो सेक्शन 125 के तहत आ जाएगा। तो अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया है और उसका स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है 125 के तहत, मैं एज अ प्रॉपर ऑफिसर 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकता हूँ। एंड सिंस माय डियर फ्रेंड्स मेरा ये पेनल्टी जो है फिक्स नहीं है, बिकॉज बोला क्या है, क्या ऐसा बोला है पेनल्टी इज इक्वल्स टू 25,000? नो, बोला है पेनल्टी इज अप टू 25,000। एंड सिंस ये बंदे ने दोस्तों खुद एक्सेप्ट किया है, वॉलंटरी एक्सेप्ट किया, तो मैं डेफिनेटली क्या इसे मिटिगेट करने की पूरी कोशिश करूँगा, रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा रहा, क्योंकि ये 126 में स्पेसिफिकली बोला गया है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो टेंशन मत ले यहाँ पे। ओके, इसी बात पे क्या है मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे मैटर, कि अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो पीओ शैल कंसिडर mitigating factor while quantifying penalty, but understand that can only happen, right? That can only happen, my dear friends, where okay 126 shall apply, right? तो आज सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ड लिख देना कि 126 shall apply only in cases where penalty is not fixed. तो like sections like 122(3), 125 इसमें it is not fixed, राइट। बट यहाँ पे 122(1), 122 इसमें इट इज फिक्स्ड। सीधा बोल दिया भैया 10,000 या फिर क्या है ये अमाउंट विच एवर इज हायर, तो इतना लगना ही है। कुछ अप टू नहीं दिया, अप टू दिया यहाँ पे, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अप टू दिया है, अप टू 25,000, अप टू 25,000। तो मैं 1 रुपया भी लगा सकता हूँ, 2,000 भी लगा सकता हूँ और 25,000 भी लगा सकता हूँ। बट सिंस ये बंदे ने क्या है खुद वॉलेंट्री सामने से आके डिस्क्लोजर दिया है, मैं इंश्योर करूंगा कि भैया डेफिनेटली इसका पेनल्टी मिटिगेटेड हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं सेक्शन 129 का भी। सेक्शन 129 इज ऑल्सो रिमेंबर अ पेनल्टी प्रोविजन, ठीक है। तो रिमेंबर 122, 122(3), 120, 122, 123, 124, 125, राइट। राइट, आपको याद रखना है 122, 123, 124, 125, 126 पेनल्टी प्रोविजन नहीं, 129 सीधा आ जाता है, ठीक है। तो 129 ये जो पेनल्टी प्रोविजन है वो किसके रिलेशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि इशारा किस बात की तरफ है। तो 122(9) में पेनल्टी आपको लगेगा अगर ट्रांसपोर्ट के वक्त, राइट, while the goods are in transit they are going from supplier's place to let's say recipient's place, right, या फिर कहीं पे भी let's say प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर जा रहा है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, और वो है ये कि भाई बंदे के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है वो तो होना ही चाहिए, साथ साथ में ई वे बिल भी होना चाहिए। अगर नहीं है और पकड़ा गया वो माँ कसम, तो 129 के तहत भैया प्रॉपर ऑफिसर शर्म लज्जा नहीं रखेगा, सीधा पेनल्टी लगा देगा, समझा? यस, पहले और पेनल्टी में आपको पता है सीएन चाहिए, तो जैसे ही क्या है वो पकड़ेगा, ओके, चेक करेगा, नहीं है, इफ ही कैचेस होल्ड 7 दिन के अंदर क्या है बेटा एससीएन डाल देगा, और उसके 7 दिन के अंदर डिमांड ऑर्डर दे देगा, और उसके 15 दिन के अंदर आपको पे कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पे कैसे करते हैं। तो अगर आप ओनर ऑफ गुड्स है तो डिपेंड करता है डू यू कम फॉरवर्ड, या फिर आपको बाकायदा ढूंढा जाता है और फिर क्या है आप कबूल करते हो, या फिर आप कौन हो, ओनर ऑफ कन्वेंस हो, राइट। क्योंकि याद रखना दोनों पकड़ा जाएगा, वो कन्वेंस वाले को भी क्या है पेनल्टी लगेगा, और वो कन्वेंस के अंदर जिसके गुड्स है
उसको भी क्या है, पेनल्टी लगेगा। इट्स जस्ट दैट ऑब्वियसली जो बंदा ओनर ऑफ गुड्स है उस पर भारी भरकम लगेगी, कन्वेंस वाले को क्या है इतना बड़े पैमाने पे पेनल्टी नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके राइट। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या है क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर 22 की बात की है। तो क्लियरली दोस्तों हम लोगों ने आरटीपी सीरीज में तो कवर किया ही होगा, तो वो अगर आपने देख लिया है तो इसको स्किप कर देना, नहीं देखा है तो फिर सिंपल सी बात है, यू कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों आदिनाथ प्राइवेट लिमिटेड है भैया, ओके, रजिस्टर्ड है यूपी के अंदर। इंस्ट्रक्टेड अशोक ट्रांसपोर्टर्स टू डिलीवर सर्टन टैक्सेबल गुड्स टू महावीर ट्रांसपोर्टर्स महावीर एंटरप्राइजेज इन यूपी ऑन 10 जनवरी। द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 6,80,000 विच आर चार्जेबल टू C+S 9%. While the goods were in transit, proper officer intercepted the goods and the truck in which the goods were being transported under 68. However, the driver of the truck failed to tender any document in relation to goods in the moment. भाई ऐसे ही गार्डन में जा रहा था, गार्डन में घूमने जा रहा था बेटा, राइट। The proper officer, after conducting physical verification of the goods and the truck, decided to seize the goods and the truck. बहुत इंपॉर्टेंट है, seize the goods and the truck, ठीक है। अब इसको ओके और आपको नोटिस भी भेज दिया 129(3) के तहत, स्पेसिफाइंग द पेनल्टी पेएबल टू आदिनाथ आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ पेइंग। अभी याद रखना, जब भी कोई चीज़ सीज कर लेता है गवर्नमेंट तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे जाना पड़ेगा उसे छुड़वाने के लिए। और बेटा ऐसे ही नहीं छुड़वाएगा आपको, ऐसा नहीं बोलेगा मुर्गा बनो मुर्गा, ऐसे नहीं बेटा, स्कूल में होता था ये सब। उसके लिए यू विल हैव टू पे प्राइस, राइट। तो ओनर ऑफ गुड्स को कुछ और प्राइस पे करना पड़ेगा और ओनर ऑफ कन्वेंस को कुछ और, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ आदिनाथ डज नॉट कम फॉरवर्ड। भाई एकदम बेशरम बेहया व्यक्ति निकला ये तो, राइट, डज नॉट कम फॉरवर्ड टू पे द पेनल्टी। फर्दर ऑल्सो डिस्कस कि अशोक ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि भैया 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट या फिर 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, विचएवर इज हायर, इस बात का आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, ट्रक वाले को बोल दिया कि जो भी ऊपर आपने सेक्शन 129 के तहत पेनल्टी लगाया है ओनर ऑफ गुड्स को, वो वाला पेनल्टी या फिर 1 लाख विचएवर इज लेस। ओके, विचएवर इज लेस क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट को बेटा ओनर ऑफ ट्रक को ओके 1 लाख से ऊपर का क्या पेनल्टी इम्पोज नहीं करवाना है। मर जाएगा भाई, पागल है क्या। अरे उसका ट्रक किया होगा 10-15 लाख का, कल उठ के आप बोलोगे 1 करोड़ का पेनल्टी चुका, जितना ओनर ऑफ गुड्स ने चुका उतना तू भी चुका, तो बोलेगा भाई ये मेरा ट्रक ही नहीं है, तू ट्रक रख ले भाई, मैं इसे छुड़ाऊ ही क्यों फिर। क्योंकि वो तो ये छुड़वाने के लिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि भैया 1 लाख रुपया दे के, राइट, या जो भी 10-20 हज़ार दे के अगर विचएवर इज लेसर में वो अमाउंट आता है तो उसका ट्रक तो छूट जाएगा, तो धंधा वापस रिज्यूम कर लेगा। अभी जो आपने सीज किया उससे ज्यादा का अगर पेनल्टी है तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड ओनली टू पे ऑफ दैट अमाउंट, ही बाय कीप दिस एसेट, आई हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट ऑफ छुड़ाओफाइंग इट, ठीक है, डन। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से क्या है इसकी पेनल्टी कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो भैया बोला है 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट, ठीक है, विच एवर इज हायर, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें मैक्सिमम बच्चे ना एक ही गलती करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। देखो हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना पेनल्टी तो सिर्फ CGST का कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ याद रखना, ओके, क्योंकि जो CGST में कंप्यूटेशन होगा वही SGST में होगा। तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, तो भैया 6,80,000 का गुड्स था, उसका 50% ले लिया तो ये होगा 3,40,000 और 200% ऑफ टैक्स अमाउंट। तो दोस्तों 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट में टैक्स अमाउंट किसका कितना है भाई बताओ। तो भैया 6,80,000 का, अभी इस पे 18 मत कर देना मेरे भाई, IGST कैलकुलेट नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर तू IGST कैलकुलेट कर रहा होता तो यहाँ पे भी मुझे 2 करना पड़ता, मैं CGST कैलकुलेट कर रहा हूँ, समझा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करूँगा, समझा, यस।
तो ये चीज़ याद रखना बस, इसमें क्या लोचा मार देते हैं लोग। तो भैया इसका आंसर आ रहा है 122,400, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, तो भैया ऑब्वियसली ये आ जाएगा। ओके, बस यहाँ पे ही ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, और बस यहाँ पे 18 मत ले लेना, 9 रख देना। और लेट्स से अगर आईजीएसटी लाइबिलिटी पूछी ही है तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्या है 18% ही आएगा, पर फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, राइट, दैट्स इट। तो ही क्या है वो चीज़ इक्वल होगी। ओके, डन। तो भैया आज एक बार देख लो, ये वही है ना भाई, मेरे से गलती नहीं हुई ना, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे 3,40,000 आ जाएगा एज द पेनल्टी इम्पोज टू आदिनाथ एंटरप्राइजेस एंड ओनर ऑफ कन्वेंस जो है, राइट, उसके केस में सिंपल सी बात है। ओके, पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 यानी कि 3,40,000 या फिर 1,00,000, विच एवर इज लोअर आ जाएगा, तो भैया यहाँ पे 1,00,000 ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 1,00,000 आपको पे करना पड़ेगा, किसको, अशोक ट्रांसपोर्टर्स को। समझो ना यार, तो समझो ना फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा पेनल्टी, और यहाँ पे ये। ओके, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, अरे दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, यस, सब पढ़ना है ना तो एकदम खुमारी से पढ़ने का, सब दिल से पढ़ने का यार, कि आज खत्म करते इसको, राइट। और जो सबसे डिफिकल्ट हो ना वो सबसे पहले करने का, राइट। मैं भी क्या है, आप समझोगे नहीं, देखो यार, कोई भी चीज़ अगर रिकॉर्ड करनी है ना कोई फैकल्टी को, वो भी अकेले में, सामने स्टूडेंट्स नहीं है उसके, राइट, जूम पे या फिर जी मीट पे नहीं है, तो उसके लिए मौत होती है भाई, क्योंकि वो अकेला ही बड़बड़ा रहा है, ठीक है। और ये बहुत डिस्कम्फर्टिंग है, और इसमें भी क्या है, चलो एमसीक्यू वो कर लेगा, बिकॉज क्या एक्सप्लेन करना, आगे टिक मार्क करना है, यहाँ पे तो पूरा कंप्यूटेशन करना पड़ता है सब्जेक्टिव। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने स्पेसिफिकली दोस्तों एक हैबिट बनाई कि जो टास्क सबसे टफ लगता है ना सबसे पहले करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर पूरा दिन है वो करने के लिए जो मुझे पसंद है। सो ईट द फ्रॉग इन द डे, एट द वेरी अर्ली डे, राइट, एंड द रेस्ट ऑफ द डे यू विल ऑटोमेटिकली फील चार्ज्ड अप, राइट। वो क्या है, प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हो, अब तो आपका माइंड का क्या है, एनर्जी भी चला जाता है वहाँ पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो इन द माइंड कि दैट डिफिकल्ट टॉपिक इज स्टिल पेंडिंग। तो इसीलिए मैंने जीएसटी भी क्या है, ऐसा नहीं चार्जिंग डिक्शनरी से मुझसे चालू ही नहीं करना भाई, उससे चालू करना है जो तू छोड़ता है और जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो फिर क्यों से ना करे यार, जब है उतना ईजी वो। दैट्स इट, चलो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। Whether action can be taken for transportation of goods without valid documents, or okay, if goods are attempted to be removed without proper record in books, if yes, explain related provisions under CGST. फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, ये क्वेश्चन रखा है मैंने बिकॉज ये एमटीपी में पूछा था, बट बहुत कम चांसेस है इसके आने के, एकदम वाहियात टाइप का फालतू क्वेश्चन है। 129 में जैसे ऊपर हमने किया वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप बोल सकते हो कि भैया सेक्शन 129 लग जाएगा, राइट, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझा दो, ओनर कम्स फॉरवर्ड डज नॉट कम फॉरवर्ड में क्या पेनल्टी लगेगा, कन्वेंस वाले पे क्या पेनल्टी लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो वेरी लेस लाइकलीनेस, बट ठीक है था तो फिर मैंने बोला डाल देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, XYZ carries goods from Vadodara to Pune. The value of goods, okay, is rupees 80,000, which are chargeable to tax at the rate 18%. An in transit proper officer intercepted the same under section 68, found contravention and seized the goods, right. Calculate the penalty under section 129 of CGST Act if XYZ comes forward for the penalty and if he does not come forward, ठीक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है। तो आपको रेडी रहना इसके लिए भाई, आपको जरा भी क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है फ्रेंड्स, आ जाओ फटाफट से। पेनल्टी याद रखना आपको CGST के तहत ही करना है। तो भैया इफ द ओनर डस कम फॉरवर्ड, तो आपके लिए तो सॉर्टेड है 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट, तो वो हो जाएगा 80,000
का 9% मल्टीप्लाई बाय 2, 14,400, ठीक है। ओके डन। एंड इफ ही डज नॉट कम फॉरवर्ड, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटर 200% आपका है 14400 और 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 80,000, ठीक है, तो 40,000। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 40,000 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, डन, दैट्स इट। Okay, very likely to come, so make sure you are extremely prepared for it. Okay, done. इसमें भी है ना, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपको। देखो उन्होंने तो क्या है, आंसर में धपाधप जो लिखना था लिख दिया, राइट। तो ये पैराग्राफ आप लिखना। दूसरा, यहाँ पे है ना इन्होंने अननेसेसरीली बातें की है किसके बारे में? एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अरे जब बात टैक्सेबल गुड्स की कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो फिर मैं प्रोविजन भी टैक्सेबल का ही लिखूंगा, एग्जेम्प्टेड गुड्स का क्या करूं मैं, राइट। तो इसीलिए आप इसको भी क्या है क्लियरली इग्नोर कर सकते हैं, आपको पूरा 100% मार्क मिलेगा, याद रखना। सजेस्टेड में दे हैव द टेंडेंसी टू जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देते वो लोग, दिमाग नहीं लगाते, राइट। तो आप दिमाग लगाओ और आप कम प्रोविजन ही लिखो सिर्फ। ऊपर वाला तो वही है भैया कि एनी पर्सन हु ट्रांसपोर्ट गुड्स while they are in transit, okay, in contraventions of the provisions of the act. दूसरा, all such goods and conveyance used as means of transport for carrying said goods and documents relating to goods and conveyance shall be liable to detention, seizure. ये बनता है आपका, right? और फिर बोलो कि in case of taxable goods, if the taxable person, right, if the owner of the goods comes forward, तो ये provision है, does not come forward, तो ये provision है, and therefore in the given case the owner of the goods who comes forward, penalty under section 129 ये है, penalty under section 129 वो है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। ये सब चीज़ें याद रखना भाई, ये सब छोटे छोटे सजेशंस है जो क्या है आपको फुल मार्क्स भी देंगे और एट द सेम टाइम फालतू का टाइम पास भी नहीं करवाएंगे, राइट। एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखने का भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में ओके मैंने स्पेसिफिकली ओके यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, आपको टेंशन मत लो, ओके, कि मुझे 3 एस्पेक्ट्स चाहिए स्पेसिफिकली। लिख देना, ये क्वेश्चन में है नहीं, मैं लिख देता हूँ कि मुझे सबसे पहले अरेस्ट के प्रोविजंस चाहिए कि आप मेंशन करिए कि अरेस्ट होगा कि नहीं। दूसरा, मुझे नेचर ऑफ ऑफेंस चाहिए कि भैया कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल है या नॉन बेनेबल, राइट। और मुझे फाइनली ओके प्रोसिक्यूशन चाहिए कि भैया कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, जेल कितने साल की लगेगी और उसके साथ फाइन लगेगा नहीं लगेगा वो भी क्या है बता देना, ठीक है। यस, ये तीनों चीज़ मुझे चाहिए। इसमें दोस्तों मैंने क्या है थोड़े केसेस ऐड भी किए हैं। पहले 4 ही केसेस थे ओके आरटीपी में 22 के, जो हम लोगों ने आरटीपी वाली सीरीज में किया ही है, बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली करवाया बिकॉज मैंने थोड़े केसेस और ऐड भी किए, राइट। तो ये सब बताओ भाई, तो मैंने एक साथ ही ले लिया सो दैट क्या है आपको क्लैरिटी बनी रहे क्या है। बट इसको एज अ क्वेश्चन आगे करने से पहले आई जस्ट वांट यू टू टेक यू थ्रू द एंटायर ओके प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू arrest, cognizable and non-cognizable offense, and imprisonment, and then I will take you forward my dear friends to the question, ठीक है। ओके, सबसे पहले 132(1) पे फोकस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सेक्शन 132(1) में अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पे ABCDEF ओके और फिर सीधा HI और L, याद रखना बीच के जो भी लेटर्स है वो मिसिंग इसीलिए बिकॉज अमेंडमेंट्स आया है दोस्तों उसमें, और वो अभी एक ऐसा ऑफेंस तो नहीं है जिसपे पनिशमेंट के तौर पे आपको प्रोसिक्यूशन मिले, राइट। ये प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस है, ठीक है।
तो बच्चे पता नहीं कई बार ये भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये जो यहाँ पे हम लोग ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं सर वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी 122 में पढ़ा है। हाँ बेटा, क्योंकि 122 1 क्या 122 और 132 1 दोनों अलग अलग है, राइट। 122 एंड 132 1 ये दोनों अलग है भाई। यहाँ पे पेनल्टी लगेगा और यहाँ पे जेल आएगी, जेल, समझा क्या? हाँ ओके, तो ये केस है। और आगे जाके जेल लगता है, पर जेल को अवॉइड करना है तो 138 में वही ऑफेंस को बोला जाएगा कि बॉस कंपाउंडिंग हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्या है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, यहाँ पे क्लॉज भी याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है क्लॉज याद रखना, बिकॉज वो क्लॉज को ही क्या है उन्होंने फिर रेफर किया है प्रोसिक्यूशन में, अरेस्ट में, जेल में क्या अपना ये कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में एंड कंपाउंडिंग में, राइट। तो सबसे पहले ए बी सी डी करते हैं तय। तो 132 ए बी सी डी, तो ए क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस। दूसरा, सप्लाई ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। थर्ड, उसी का उल्टा, राइट, इसका ही उल्टा ले लो कि रिसिपेंट अवेलिंग आईटीसी आइदर विदाउट इनवॉइस और आइदर विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, दोनों केस आ गए उसके अंदर, ठीक है। और डी वाला क्या है, कलेक्ट टैक्स बट डिड नॉट डिपॉजिट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। यस, ये 4 याद रहेगा। सबसे पहला क्या याद रखने का, वेरी सिंपल, कि आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई किया। देखो जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स और सर्विस पे, तो इसीलिए 132(1)(a आएगा, गुड्स और सर्विस किया विदाउट इनवॉइस। दूसरा, इनवॉइस किया विदाउट गुड्स और सर्विस। तीसरा, रिसीपेंट ने अवेल किया है आईटीसी, क्या है, अवेल किया है आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट द इनवॉइस विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस, या फिर उसने गुड्स और सर्विस ले लिया है पर इनवॉइस उसमें बेसिस नहीं था, राइट, इनवॉइस उसके साथ नहीं था। चौथा, कलेक्ट किया टैक्स, पे नहीं किया। ये याद रह जाएगा, वेरी सिंपल। अब ई और एफ पे आते हैं। तो ई से इवेजन, राइट, इवेड्स टैक्स फ्रॉडुलेंटली बाय अवेलिंग आईटीसी और ऑब्टेनिंग रिफंड विच इज नॉट कवर्ड अंडर ए बी सी और डी। यानी आपने कोई ऐसा फ्रॉडुलेंटली तरीके से आईटीसी ले लिया है, राइट, जो ऊपर कवर्ड नहीं है, राइट, यानी कि ए बी सी डी में कवर्ड नहीं है, राइट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे केस आ सकता है कि भाई 17(5) में आपने ले लिया आईटीसी बिंदास, राइट, फ्रॉडुलेंटली तरीके से ही लिया, आपको अलाउड है नहीं वहाँ पे, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, या फिर आपने रिफंड ऑब्टेन कर लिया है, ये भी चलेगा। फिर एफ क्या है, से फैंटम, से फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फेक अकाउंट्स, फॉल्स इन्फो। तो फॉल्स, फेक, या फिर क्या है, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स। तो या तो आपने रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई कर दिए, या तो फेक अकाउंट्स आपने दिखा दिया, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने कन्वे कर दिया, ठीक है, टू इवेड टैक्स ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट एच क्या है, अक्वायर किया है, पोजीशन किया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है गुड्स विच वर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। ये बहुत जरूरी है, विच वर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। तो आ रहा है डिपार्टमेंट उसे कॉन्फिस्केट करने, बाकायदा बोला है कि इसको छूना मत, आपने तो भैया बेच दिया उसको, आपने ट्रांसपोर्ट करवा दिया, क्या चल रहा है यार। आई receive supplies that he knows or reasons to believe that are in contravention of provisions of this act. और एल क्या है, commits or abates any offense which are covered under A2F, H या I। यानी बेसिकली ऊपर जो भी ऑफेंसेस है वो सब क्या है, आपने कहीं ना कहीं करवाने में मदद की है, एड्स और अबेट्स, ठीक है। वापस एक बार बोलो फटाफट से, पहला 4 ABCD, ये तो कंटस्ट होना चाहिए। गुड्स या सर्विस सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस। दूसरा, इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तीसरा, रिसीपेंट ने आईटीसी अवेल किया है, ओके, या तो विदाउट इनवॉइस या तो विदाउट गुड्स और सर्विस। चौथा, टैक्स कलेक्ट किया, पे नहीं किया। ई के केस में इवेड किया अपने टैक्स आइदर बाय अवेलिंग आईटीसी फ्रॉडुलेंटली तरीके से, या फिर फ्रॉडुलेंटली आपने रिफंड ले लिया है, राइट। एफ से फॉल्सिफाई किया आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फेक रिकॉर्ड्स रखे हैं आपने, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप,
एच में आपने क्या है, सप्लाई कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है, अक्वायर कर लिया है, पोजीशन ले लिया है, वो गुड्स का विच आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन। और आई में राइट आपने रिसीव कर लिया है सप्लाई दैट ही नोज विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ। और चौथा है एज और अबेट्स, सिंपल राइट। ये याद रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे अरेस्ट होगा, इसी के बेसिस पे नेचर आपको पता चलेगा, इसी के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन। अब अरेस्ट में बोला है देखो भाई, ऊपर में से 132(1) ABCD, ये क्या है, पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहेगा। ओके 132(1) ABCD याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। इस सिचुएशन में यही 4 संगीन जुर्म है, और इसका अगर टैक्स इवेजन हुआ 2 करोड़ से ऊपर का, टैक्स इवेजन, टैक्सेबल सप्लाई नहीं रहेगा उठी, टैक्स इवेजन हुआ है 2 करोड़ से ज्यादा, तो ये संगीन जुर्म है, अरेस्ट करो भाई। भाग जाएगा तो तकलीफ पड़ेगी अपने को। नेक्स्ट, इसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर ओके संगीन जुर्म वाला तब हो जाता है, यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, इतना संगीन जुर्म है ये। अगेन वही 132(1) ABCD, पर 2 करोड़ का लिमिट 5 करोड़ हो गया, एक्सीडिंग 5 करोड़, ठीक है। दूसरे सब जो भी है वो सब नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल हो जाते हैं भाई। ओके, और फिर आता है दोस्तों आपका रीसेंट अमेंडमेंट विच इज कवर्ड अंडर प्रोसिक्यूशन, कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया, 132(1) ABCDEHIL कोई भी ऊपर वाला किया है राइट, अगर वो है मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, तो भैया 3 साल की जेल। कैसे याद रखेंगे, 5 करोड़ माइनस 2 करोड़ 3 करोड़ 3 years जेल, एंड इफ इट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ तो 5 करोड़ 5 years प्लस फाइन आएगा। पर याद रखना ये मैक्सिमम है उनका, मिनिमम 6 महीना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। 132(1) B में स्पेसिफिकली क्या एक एंगल डाला है, लाइक एक और लिमिट जोड़ दिया है, बोला है कि भैया 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ तो 1 साल की जेल है। तो 132(1) B के केस में 3 स्लैब है, 1 से 2, 2 से 5, 5 से ज्यादा, 1 से 2 तो 2 - 1 कितना होता है, 1 year, 1 year, 5 - 2 3 साल, समझा, मोर देन 5 5, ऐसा याद रखो, ठीक है। तो याद रखना 132(1) B क्या था, अभी मैं पूछूं तो जहाँ पे तूने फेक इनवॉइस जनरेट किया है, माने इनवॉइस इशू किया है पर गुड्स और सर्विस नहीं दिया है, ये बहुत बड़े लेवल पे काम होता है यार फेक इनवॉइस का, स्पेशली ये कलकत्ता वगैरह में, हाँ कलकत्ता गुजरात में बहुत बड़ा काम होता है। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने वो 1 करोड़ वाले ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस भी ले लिए कि यार नहीं चाहिए भाई, जेल में डालो सालों को, ठीक है, पता चले। अच्छा याद रखना 132(1) F का जो है उसके लिए स्पेसिफिक क्या है प्रोविजन है माय डियर फ्रेंड्स। ओके याद रखना यहाँ पे F नहीं था, E था पर F नहीं था, याद रखना, बिकॉज F के रिलेशन में एक स्पेसिफिक क्या है जेल है, कि भैया उसमें मैं मॉनेटरी लिमिट नहीं देखूंगा, टैक्स इवेजन नहीं देखूंगा, सीधा उसको जेल लगी अप टू 6 months और फाइन और बोथ राइट। ऊपर मिनिमम 6 months था, यहाँ पे अप टू 6 months, यानी 6 months इज हाईएस्ट। कब, जब तू फॉल्सिफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स, फेक रिकॉर्ड्स कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है तब, ठीक है, झूठ बोलने पे बेसिकली। और अगर कोई भी ऊपर वाला ऑफेंस 132(1) A से लेके L तक कोई भी ऑफेंस जो ऊपर मेंशन्ड है वो तूने दूसरी बार किया, मैं वापस क्वांटम नहीं देखूंगा उसका, सीधा 5 साल तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगेन वहां पे भी मिनिमम 6 महीना होगा, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। ओके मैं वापस एक बार रिवाइज करवाता हूँ, आई होप आपको याद रह जाए, ठीक है। अरेस्ट के केस में माय डियर फ्रेंड्स राइट, अरेस्ट के केस में उन्होंने बोला है भैया हम तो टारगेट करेंगे 132(A) B C D को ही, ओके जहाँ पे क्लियरली दोस्तों अगर एक्सीड करता है 2 करोड़ तो अरेस्ट बनता है राइट। दूसरा कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, यानी बेल ही नहीं मिलेगा अरेस्ट के बाद भाई, तो उसमें ऊपर जो ऑफेंसेस है वो पर एक्सीडिंग 5 करोड़, फिर है जेल। तो जेल कब होगी, तो बोला भैया देखो सिंपल सी बात है, ऊपर जितने भी ऑफेंस है, एक F को छोड़ दो बस, जितने भी ऑफेंस है राइट, वो सब का 2 करोड़ से 5 करोड़ का लिमिट 3 साल राइट, 5 करोड़ के ऊपर वाला तो बोला 5 साल, पर 132 अच्छा प्लस फाइन, वो बोलने वाली चीज नहीं,
पर 132(1) बी में एक और स्लैब डाला है, बोला भैया 1 करोड़ से ज्यादा बट अप टू 2 करोड़, बोला 1 साल प्लस फाइन, ठीक है। और एफ के केस में 132(1) एफ के केस में बोला भैया अप टू 6 मंथ्स, क्या अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बोथ, समझा रे गाउठी। और अगर सब्सिक्वेंट टाइम किया, माँ कसम कोई भी ऊपर वाला ऑफेंस है एफ बी, तो भैया 5 साल तक की सीधी सजा हो जाएगी प्लस फाइन, ठीक है। डन है बॉस। चलो देखते हैं अब कितना अप्लाई कर पाते हो अब इसको, ठीक है। लेट्स सी किसमें कितना है दम, तररम पम पम। ओके चलो, सबसे पहले बात करते हैं आशूराम की। आसाराम नहीं बेटा, आशूराम, ठीक है। आशूराम fraudulently avails ITC 200 lakh without invoice. However, he is not yet utilized the same. Doesn't matter. आपने गुनाह कर दिया है। सबसे पहले गुनाह को डिफाइन करो, कौन से सेक्शन के तहत। 132(1) ए है नहीं, ए में गुड्स दिया, इनवॉइस नहीं दिया है। बी में इनवॉइस दिया, गुड्स नहीं दिया है। और सी में अवेल किया ITC विदाउट गुड्स और सर्विस या विदाउट इनवॉइस। तो ये ए नहीं है, बी नहीं है, ये सी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। जिसका क्वांटम कितना है, क्वांटम है माय डियर फ्रेंड्स 200 lakhs। ओके, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अब बेटा याद रखना, ओके, कि भैया यहाँ पे आपका ITC जो है वो है 200 लाख है, यानी 2 करोड़ है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या अरेस्ट होगा, आंसर इज नो, बिकॉज अरेस्ट में एक्सीडिंग 2 करोड़ चाहिए अपने। दूसरा, क्या ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल है, बिकॉज 5 करोड़ एक्सीड कहाँ हुआ है, राइट, 2 करोड़ ही। तो भैया ये नॉन कॉग्निजेबल प्लस बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। पर वो भी नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे अरेस्ट ही नहीं होगा तो बेल वेल की बात ही नहीं आती। फिर भी नेचर डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। थर्ड, प्रोसिक्यूशन कितना लगेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो लगेगा या नहीं लगेगा, तो आंसर इज माय डियर फ्रेंड्स ये 132(1) सी है। और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स प्रोसिक्यूशन कब लगता है, जब बेटा आपका गुना होता है मोर देन 2 करोड़। क्या होता है, मोर देन 2 करोड़, और ये तो एग्जैक्ट 200 लाख बच गया बेटा। ओके, इसको जेल नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, बच गया, 1 रुपये से बच गया। 1 रुपया ज्यादा होता तो सीधा क्या है बेटा, जाता माँ कसम वो, राइट, 3 साल के लिए। और याद रखना ये 1 साल वाला जो है वो सिर्फ बी में है, सी में नहीं है रे गाउठी, समझा, ये चीज याद रखना, सतर्क रहना, सावधान रहना, एक्सीडिंग वर्ड है, राइट। और मैंने स्पेसिफिकली ऐसे किया केसेस लिया जहाँ पे क्या है, आपको लगे है ये तो अपने को आता है, और तभी तो गलत जाएगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड, बाहुबली है दोस्तों। ओके, तो बाहुबली के केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है रिफंड ऑफ 550 lakhs, द सेड टैक्स हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन से सेक्शन की, सबसे पहले तो वो बताओ, फ्रॉडुलेंटली अवेल्स रिफंड, ओके। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे इवेट्स टैक्स, फ्रॉडुलेंटली टू इवेट टैक्स, राइट। तो ये 132(1) है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब वैल्यू कितना है इसका, 550, ठीक है। सबसे पहले क्या अरेस्ट होगा, नहीं, अरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ये ABCD में नहीं आता। क्या ये कॉग्निजेबल बेलेबल है, नहीं, बिकॉज कॉग्निजेबल बेलेबल में 132(1) ABCD ही आता, और ये तो E है। तो ये ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नेचर क्या है इसका, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। अच्छा, जेल कितने साल की होगी इसको बताओ, तो भैया सिंपल सी बात है, टैक्स इवेजन है ऑब्वियसली मोर देन 5 करोड़, तो भैया 5 साल तक की जेल प्लस फाइन हो जाएगा बेटा, ठीक है। आंसर आवे छे ने फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, चिंतामणि के केस में माय डियर फ्रेंड्स, नोइंगली सप्लाइज फॉल्स इन्फॉर्मेशन सॉट बाय CGST ऑफिसर, तो 132(1) बोलो बोलो बोलो, एफ याद आवे क्यों, याद आवे क्यों, याद आवे क्यों ना,
ओके, नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 250 lakhs. गाचा, यस. अरेस्ट होगा क्या यहाँ पे? नहीं रे, क्योंकि वो तो ABCD में होता है. ओके, इसीलिए यहाँ पे भी, यहाँ पे आंसर नो या खत्म बात, सिंपल. नॉन कॉग्निजिबल बेलेबल. ओके, जेल क्या है? जेल क्या है बताओ, कितना है इसको जेल? तो एफ का जेल अलग है दोस्तों, अप टू 6 months और फाइन और बोथ. समझा? यस. नेक्स्ट, चिंतामणि की बात करें, चिंतामणि हो गया सॉरी, दीनदयाल की बात करें, तो वो भाई कलेक्ट कर रहा है 650 लाख, और उसने डिपॉजिट किया है सिर्फ 50 लाख. तो अगेन कलेक्ट करता है टैक्स बट डिपॉजिट नहीं करता, 132(1)B में आ जाएगा, राइट. और गुना कितना किया उसने? 650 का नहीं, उसने गुना 600 का किया है, बिकॉज 50 लाख तो डिपॉजिट किया है ना रे गाउठी, राइट. इसमें मजा कब आता? जब थ्रेशोल्ड पे कुछ बात होती, राइट. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 500 लाख था और 50 लाख डिपॉजिट किया तो 450 में, तो फिर वो 5 साल वाला नहीं लगता उसको, उसको कितना लगता? 3 साल वाला, वैसा, राइट. ओके, तो बेसिकली 500 लाख नहीं, 500 लाख से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेट्स से 5-10 लाख होता और उसने 60 लाख क्या डिपॉजिट किया है, राइट. तो फिर वो 550 होता, 550 क्या 450 होता, तो फिर उस हिसाब से फिर वो नीचे लोअर स्लैब रेट में आ जाता, 3 साल वाले में आता, 5 साल वाले में नहीं आता. होप यू गॉट इट. ठीक है, तो मज़ा तब है बेसिकली वो सिचुएशन में. यहाँ पे तो क्या है, 650 है माइनस 50 करो तो वो 5 करोड़ के स्लैब में ही आएगा, राइट. तो सबसे पहला तो ये बात बता दो माय डियर फ्रेंड्स, क्या अरेस्ट होगा यहाँ पे? यस अरेस्ट होगा, बिकॉज 2 करोड़ से ज़्यादा का गुना है. क्या यहाँ पे कॉग्निजिबल है ये? यस कॉग्निजिबल है. नॉन बिलेबल है बिकॉज 5 करोड़ के ऊपर है ये. और कितने साल होता? 5 साल प्लस फाइन. नेक्स्ट, Param issues invoice without supplying goods to Bharam amounting to 150 lakhs. Issues invoice without supply, तो 132(1)B में आ गया ये. फेक इनवॉइस इशू किया इसने, ठीक है. कितना है? 150 lakhs. अरेस्ट होगा? नो, 2 करोड़ एक्सीड नहीं है ना. नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल है बिकॉज 5 करोड़ के ऊपर नहीं है ये. और क्या यहाँ पे फाइन आएगा और जेल आएगा? आंसर इज यस, 1 साल प्लस फाइन. क्यों? क्योंकि ये बी है और बी वाले में एक और स्लैब है, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़. समझा? पर यही गुना और किसी में भी होता ना, राइट, यानी ACD में, तो भैया याद रखना इम्प्रिजनमेंट ही नहीं होता. और वही मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट. चेक करो एक बार. परम अवेल्स ITC, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस. तो मैं तो पहले सेक्शन लिख दूं भाई, 132(1)C. ठीक है. अब इसमें अमाउंट कितना है? 180 lakhs. तो भैया सबसे पहले क्या अरेस्ट होगा यहाँ पे? आंसर इज नो, नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल हो जाएगा ये. और जेल होगी क्या इसको? जेल नहीं होगी, क्योंकि बेटा 2 करोड़ एक्सीड नहीं हो रहा है ना इसका, इसीलिए नो जेल, नो प्रोसिक्यूशन, क्योंकि 2 करोड़ एक्सीड करना मांगता है. नेक्स्ट, धर्मा इशूज इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग गुड्स टू मिस्टर शर्मा. ओके, तो इस केस में अगेन 132(1)C, 50 lakhs. तो अरेस्ट होगा? नहीं, नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल ऑफेंस है ये. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट क्या है? अमाउंट कितना है? 50 लाख है भाई. भी 2 करोड़ के नीचे जो भी आएगा माँ कसम क्या है, उसको प्रोसिक्यूशन नहीं है, नहीं है, नहीं है. ठीक है. लास्ट, Bhallal Dev transports goods which are liable to confiscation amounting to 100 lakhs. This offense was committed by him for the subsequent time. तो पहले तो ये 132(1)H के अंदर आता है. कितने का है? 100 लाख का है. अरेस्ट होगा? नो, नॉन कॉग्निजिबल प्लस बेलेबल. क्या जेल होगी? यस, 5 years प्लस फाइन, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, सब्सिक्वेंट टाइम.
और इसीलिए मैं ये अमाउंट भी नहीं देखूंगा। ये पहली टाइम होता तो जेल भी नहीं होती उसको, राइट, बिकॉज 2 करोड़ के ऊपर को ही क्या है प्रोसिक्यूशन, उसके नीचे को प्रोसिक्यूशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। That's it, that's it, that's it. अरे that's it, that's it, that's it. Okay. I hope this makes sense and I hope आप समझ गए कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, Done. That's it, my dear friends. You can check your answers beneath. अच्छे से मैंने दिया है उसको। Hope that helps you. ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो वेर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ इज कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन बीइंग अ ट्रस्ट who are deemed to be guilty of an offence, under what circumstances, when do relevant provisions become inapplicable in respect of individuals concerned with the trust, right? तो दोस्तों अगर ट्रस्ट बेसिकली क्या है, कोई गुनाह करता है तो अभी ट्रस्ट को तो क्या है हम लोग जेल नहीं भेज सकते हैं ना, राइट? तो इसके कारण माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो ओके मैनेजिंग ट्रस्टी है that shall be the person guilty of an offense and shall be proceeded against and punished accordingly. बट अगर वो बोला जाता है कि भैया अगर वो बंदा प्रूव कर देता है that the offense committed by the trust has been committed okay with the consent or connivance or is attributable to any negligence on the part of any other individual concerned with the trust, he shall also be deemed guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. The relevant provisions will become inapplicable in respect of individuals concerned with the trust if he proves that the offence was committed without their knowledge. तो अगर याद रखना ये ऑफेंस हुआ है आपके नॉलेज के बिना, ये आप प्रूव कर सकते हो, राइट? जैसे कि आपने बोल दिया कि भैया ये ऑफेंस हुआ है पर आप तो छुट्टी पे थे, आपने एसओपी डाला था, अभी वो बंदे ने गलती कर दी आपके एम्प्लॉय ने, तो फिर आप पे क्यों आए वो चीज़, राइट? कुछ भी इस तरह से क्या है आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखा देते हो जहाँ पे आप बोलते हो कि मेरे कंसेंट से ये नहीं हुआ भाई, राइट? मेरे नॉलेज के बिना ही ये चीज़ हुआ है तो मुझे माफ़ करो क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज नहीं करवाया है, गुनाह ये ऑफेंस मैंने नहीं करवाया, ठीक है? तो फिर आप बच जाओगे, ठीक है? डन है दोस्त। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अभी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, राइट? जहाँ पे पूछा गया है कि मिस रूट एंड कंपनी फाइल्ड अ रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54 in respect of export made by them, right? While declaring the export turnover, their accountant included exempt turnover, लो कर लो बात, गाउठी peoples, right? Also a part of export turnover and claimed excess refund. Amount of refund excess claimed was 18,000 each under C+S. Determine the total amount of penalty of C+S leviable under GST law in respect of such erroneous refund if such refund claimed was proved to be inadvertent and not willful, and दूसरा if it was as per willful statement. तो सिंपल सी बात है, फ्रॉडुलेंट एंड नॉन फ्रॉडुलेंट दोनों केस है यहाँ पे। तो भैया आप बताओ कि भैया कितना C+S का क्या है पेनल्टी यहाँ पे लगेगा, ठीक है? पेनल्टी प्रोविजंस पूछे हैं, ओके एक्चुअली ऊपर ही कवर कर देना चाहिए था मुझे 122 में, तो ही क्या मज़ा आता, पर ठीक है चलो रहेगा ये चीज़, ओके अग्रीड, ऊपर कर देंगे फिर। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पता ही है दोस्तों, अगर चीज़ें फ्रॉड वाली होती है तो भैया 10,000 या फिर 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट आ जाएगा, यानी 18,000 विच एवर इज़ हायर, तो 18,000 वहाँ पे आ जाएगा फ्रॉड वाले केस में, और नॉन फ्रॉड वाले केस में 1800 या फिर 10,000 विच एवर इज हायर, तो फिर 10,000 आ जाएगा, ठीक है? अब आप देख रहे हो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। आधे लोगों का ये गलत गया है या आधे लोगों ने इसको क्या अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्यों? अरे नहीं ऑफेंसिस एंड पेनल्टी છે ને બહુ મોટું છે, કોઈ સમજમાં નથી આવતું છે, बहुत याद रखने का છે। अरे क्या याद रखने का છે, इतना ईजी तो है गाउठी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, ओके, एंड आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा लास्ट है दोस्तों सेक्शन 138 जो इम्पोर्टेंट इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज इसमें मेजर अमेंडमेंट्स आए। कैसे? लेट्स गो थ्रू दैट, राइट? तो पहले है ना कंपाउंडिंग अमाउंट यहाँ पे 50%, 150% मिनिमम मैक्सिमम हुआ करता था, पूरा केस ही चेंज कर दिए।
बिकॉज पहले ना ही क्या मॉनेटरी लिमिट्स थी, ना ही कोई ऑफेंस के लिए स्पेसिफिक कोई कमेंट था, पर अब है, राइट? अब है दोस्तों। अब स्पेसिफिकली पहले तो ये कमेंट किया गया कि चेक करो कि आपका जो टैक्स इवेजन है वो 2 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 5 करोड़ है या मोर देन 5 करोड़ है। थोड़ा अगर आप देखोगे तो सर ये तो कुछ स्लैब रेट देखा देखा सा लग रहा है। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो अप टू 2 करोड़, बियॉन्ड 2 करोड़ और अप टू 5 करोड़ है, और यहाँ पे बियॉन्ड 5 करोड़ है। और वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अरे गाउटी, तो मैंने क्या बोला था, जेल होगी तभी तो जाके उस जेल की कंपाउंडिंग हो पाएगी ना। तो आपको जेल हो रही है तो उसी की कंपाउंडिंग हो पाएगी ना फिर। तो कंपाउंडिंग में भी तो क्या है, ओके, उसी के बारे में जिक्र करेंगे जिसकी जेल हो रही है। तो जेल कब होती है, ये सिचुएशन अगर होता है तब, तो फिर कंपाउंडिंग भी कब होगा, तभी, राइट? तो इसीलिए सिंपल सी बात है, बोला है कि बहुत सुनो, अगर आप ऑफेंस ओके क्रिएट करते हो ओ ए सी डी और ई का, ए सी डी और ई का याद रखना, यहाँ पे क्लब किए गए हैं, बी यहाँ पे मेंशन नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, भूलने गया हूँ। सर क्यों मेंशन नहीं है? बिकॉज ऊपर जाके आप देखेंगे कि भैया बी के रिलेशन में गवर्नमेंट कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता ही नहीं है। अगर तूने फेक इनवॉइस इशू की और पकड़ा गया ना साले, पक्की जेल है तेरे को, या तो 1 साल की, या तो 3 साल की, या तो 5 साल की। तू तो खाएगा बेटा फ्री फूड, याद रखना। बिकॉज ये इतना बड़े पैमाने पे ये लोचा लबाचा होता है ना, राइट, 132(1)(b का, कि गवर्नमेंट को मंजूर ही नहीं है भाई, निकालो ऐसे लोगों को सिस्टम से। तो इसीलिए बी है ही नहीं, बिकॉज उसका कंपाउंडिंग एक बार भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम अमाउंट है और ये मिनिमम अमाउंट है, समझा? यस, यानी कि याद रखना, अगर आपका क्या है, कंपाउंडिंग अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो गवर्नमेंट ने बोला है भैया मैक्सिमम आपको क्या है, कंपाउंडिंग अमाउंट में चार्ज करूंगा 75% ऑफ द टैक्स अमाउंट और मिनिमम 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट। यानी ये रेंज में मैं आपको क्या है, एज कमिश्नर कंपाउंडिंग का अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ, राइट? तो टैक्स का इवेजन का अमाउंट लेते 10 करोड़ है, विच इज मोर देन 5 करोड़, तो मिनिमम 7.5 करोड़ और ओके, मिनिमम आई एम सो सॉरी 5 करोड़ और मैक्सिमम कितना होगा, 7.5 करोड़, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन। और अगर कंपाउंडिंग का अमाउंट ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो फिर यहाँ पे याद रखना 10 करोड़ का होगा 4 करोड़ और 6 करोड़, तो मिनिमम 4 करोड़ मैक्सिमम 6 करोड़ ये हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट 132(1) एफ एच और आई के लिए स्पेसिफिकली बोला है 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड। अब उसमें तेल लगाने गया कि वो अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन कितना हो, राइट? वो 2 करोड़ के ऊपर हो या 5 करोड़ के ऊपर हो, डजेंट मैटर, ठीक है, 25% ऑफ द टैक्स इवेजन, ठीक है। और एल के केस में माय डियर फ्रेंड्स, एड्स और अबेट्स के केस में भी सेम ही चीज़ है। तो मैं तो बोलूँ ओके 131 ओके एफ एच आई और एल भी लिख दोगे यहाँ पे तो भी चलेगा, बिकॉज सेम टू सेम प्रोविजन है, कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टेबल इस तरह से दिया था आपके मॉड्यूल में, तो मैंने करवा दिया है उसे, ठीक है, डन। तो याद रखना ए डी ई, तो ए बी सी डी वाला है, राइट? ए बी सी डी वाला तो आपको पता है, उसमें बी नहीं आएगा बिकॉज कंपाउंडिंग के बाहर है वो, राइट? ई ले लेना एक, ओके, और दूसरा नीचे बचा क्या, बचा एफ एच आई और एल, उसमें 25%, और ऊपर वाले में अपना है सीधा हिसाब, ओके, 75-50 60-40, ओके, ये केस। सर पर अगर ओके 1 करोड़ हुआ तो बेटा 1 करोड़ हुआ तो पहले तो तेरे को जेल ही नहीं है, राइट? जेल ही नहीं है, तो फिर कंपाउंडिंग किस चीज़ का करेगा गाउटी, राइट? एंड लेट्स से 132(1)(b है और 1.5 करोड़ से, तो 1 साल की जेल है, राइट? पर कंपाउंडिंग है नहीं, तो तू जेल तो पक्का जाएगा, राइट? पर यही दोस्तों अगर 132(1)(a बोलता है 1.5 करोड़, तो बेटा तेरी जेल ही नहीं है। तो जब जेल ही नहीं है तो कंपाउंडिंग क्यों करना, बिकॉज कंपाउंडिंग किसका करते हैं, जहाँ पे आपको जेल जाना पड़ता है। तो ये पेमेंट करोगे तो जेल नहीं जाओगे, ये पेमेंट अगर करोगे तो जेल नहीं जाओगे, पर जब जेल ही नहीं जाना है, राइट, ऊपर से ही फरमान आ रहा है कि नो प्रोसिक्यूशन, तो फिर कंपाउंडिंग का क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक? ये चीज़ें याद रखना, ये लोग भूल जाते हैं फॉर सम रीज़न। और एक्सेप्शंस में याद रखना कि एक बी हुआ तो भैया कंपाउंडिंग
एक भी बार पॉसिबल नहीं है, राइट, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे जितने भी लेटर्स है यानी ए सी डी ई एफ एच आई एल, राइट, जो मैंने सब लिख दिए यहाँ पे, वो अगर एक दफ़ा हुआ है तो फिर दूसरी दफ़ा सब्सिक्वेंट टाइम आपको उसको कंपाउंड करने का क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। दूसरी बार तो बेटा जेल जाना ही पड़ेगा। और बनता है 13 साल, एक का एक वापस कर रहा, नॉनसेंस, मिस्टेक, निकलो साला। ओके, ये केस। और दोस्तों याद रखना, अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है आपको तो भैया यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। चल बेटा पहली फुर्सत में निकल, ठीक है, ऐसा सीन। तो अब चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या सीन है, तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग बताना है। सबसे पहला, मिस्टर भानु सप्लाइज गुड्स विदाउट इशूइंग इनवॉइस 20 करोड़। तो गुड्स सप्लाई हुआ, इनवॉइस इशू नहीं किया है, 132(1) ए वाला गुना है ये, राइट। और अमाउंट कितना, 20 करोड़, दैट इज मोर देन 5 करोड़। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे 75-50 वाला सीन होगा, राइट, यानी कि 10 करोड़ और 15 करोड़। ओह आई एम सो सॉरी, माई बैड, ओके। 20 करोड़ है ना यहाँ पे, तो उसका 50% कितना होता रहेगा, उठी 10 करोड़, और 75% हो जाएगा कितना, 15 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर रणवीर इशूज इनवॉइस विदाउट सप्लाइंग सर्विस वर्थ ₹10 करोड़। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 132(1) बी है, बराबर, इनवॉइस इशू किया है पर सप्लाई नहीं किया है, बी है। तो भैया यहाँ पे कंपाउंडिंग पॉसिबल है ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, राइट, यस, इट कैन नॉट कंपाउंड द ऑफेंस। नेक्स्ट, ओके, मेंशन कि मिस्टर विनोद कलेक्ट्स 300 lakhs बट डिपॉजिट्स 50 lakhs ओनली विद द गवर्नमेंट। तो ये ऑफेंस क्या है, 132(1) के अंदर तहत है, राइट, 132(1) है, और ऑफेंस का अमाउंट कितना है, 250 lakhs, ठीक है। तो क्लियरली ये मोर देन 2 करोड़ है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 60-40 का रेशो बनता है, राइट। तो 250 का 60%, 250 का 40%, तो यानी कि ओके 100 करोड़ मिनिमम, मैक्सिमम 150 करोड़, ठीक है। परफेक्ट है बॉस, 150 करोड़ नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, 250 का 60%, हाँ सॉरी 150 आता है, माय बैड, सर को नहीं आता, सर को नहीं आता, 25 का पाड़ा सर को नहीं आता है, पाड़ा यानी टेबल, ओके। नॉनदलेस, मिस्टर जॉनी ट्रांसपोर्ट गुड्स दैट आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, राइट। तो ये आ जाएगा 132(1) H, विच इज 3 करोड़, दैट इज मोर देन 2 करोड़, ठीक है। तो ये H वाला केस बेटा A C D E में नहीं आता है, नीचे आता है, तो 25% हो जाएगा ये। तो 3 करोड़ का 25% કેટલું થાય, 75 lakhs થાય बेटा। नेक्स्ट, Mr. Sandeep wants to avail ITC by booking fake expenses. He takes the help of his CA in carrying out these activities where the tax evasion is 6 crores. Comment about whether CA Mandeep can compound his offense. Can he compound his offense? सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ठीक है। तो आज पहले तो मिस्टर संदीप है, उसने ITC लिया है, राइट, बाय बुकिंग फेक एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली उसने फेक, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ क्या है, लिख दो स्पेसिफिकली, मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते वक्त बोला नहीं आपको, ये इनवॉइस है बट ओके विदाउट गुड्स और सर्विस, ठीक है। He takes the help of Mr. Mandeep in carrying out these expenses where the tax evasion is 6 crores, right? Comment about CA Mandeep. तो मुझे संदीप का भाई, मुझे तेल लगाने का संदीप का, मुझे मनदीप के बारे में कमेंट कर, तो ये एड्स और अबेट्स वाले में आ जाएगा, समझा, एल में आ जाएगा, यानी 132(1) एल में आ गया, राइट। अब मैं इसमें
ओके, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, 2 करोड़ के ऊपर हो या 5 करोड़ के ऊपर हो, तेल लगाने का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भैया। यहाँ पे याद रखना टैक्स इवेजन दे रहा क्या है, यस टैक्स इवेजन ओके तेरा है 6 करोड़ का, और कंपाउंडिंग यहाँ पे 25% हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, 1.5 करोड़, ठीक है, 25% ऑफ 6 करोड़ इज 1.5 करोड़। ओके डन। मिस्टर भानु सप्लाई सर्विस विदाउट इशूइंग इनवॉइस 50 lakhs। तो यहाँ पे अगेन दोस्तों ये ओके सॉरी डन। अब यहाँ से आई एम सो सॉरी रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको फिर भी क्या आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है नहीं है सच। ये 132(1)(b) में आता है दोस्तों, इसका तेल लगाने का अमाउंट कुछ भी हो, ओके सॉरी आपने सप्लाई किया सर्विस विदाउट इनवॉइस, माय बैड माय बैड माय बैड, ये 132(1)(a) है एक्चुअली, ठीक है, सर्विस दिया है पर इनवॉइस नहीं दिया है, राइट। तो ये केस में माय डियर फ्रेंड्स टैक्स इवेजन कितना है, तो भैया टैक्स इवेजन यहाँ पे आ जाता है कितना, 50 lakhs, राइट। तो सबसे पहले तो इसको जेल ही नहीं होगी भाई, तो प्रोसिक्यूशन कहाँ से आएगा, राइट, बिकॉज वो 2 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा, सब कम है उसका। तो सिंस देर इज नो प्रोसिक्यूशन देर इज नो कंपाउंडिंग ऑफ सच प्रोसिक्यूशन, ठीक है, तो ये केस है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, बन सकता है, समझा। 132(1)(b) वाला नहीं था, बी वाले में तो पता है कंपाउंडिंग होता है नहीं, पर अगर ए वाला आ गया, सी वाला आ गया, डी आ गया विच इज लेस देन 2 करोड़, तो क्या करोगे, तो भैया नो कंपाउंडिंग, सिंपल। मिस्टर समय कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कलेक्टिंग 10 crores बट not depositing the same for the subsequent time. He has already compounded this offense once. Can he compound it again? No, he cannot compound it again, right? Because ये 132(1)(d) वाला offense है, और एक बार वो आपने कंपाउंडिंग कर लिया तो वापस नॉट अलाउड, क्या बच्चा, नॉट अलाउड, ओके। तो ये दोस्तों क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आई होप दोस्तों एटलीस्ट आपका पेनल्टी वाला पार्ट विद रिस्पेक्ट टू 122 विथ रिस्पेक्ट टू अपना ये है कौन सा, यस 126, 125, 129 एंड 132 एंड 138 एकदम तगड़ा हो गया, बिकॉज इसी के रिलेशन में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे और जाते थे, इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। आप समझो जो Q&A हम लोगों ने किया आपको पक्का वही एग्जाम में दिखेगा भाई, ठीक है। अरे याद करना, तभी आवाज गूंजेगी बेटा, आवाज गूंजेगी, याद रखना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टी के MCQs। यस, शगुन स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन वसई महाराष्ट्र 1-2 को, हर टर्नओवर एक्सीडेड 20 lakhs on 25(1), राइट, 1-2 को नहीं एक्चुअली 1-1 को, राइट, और 25(1) को उसने एक्सीड कर दिया, शी डिड नॉट अप्लाई। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, ऑब्वियसली आपने जितना टैक्स इवेड किया है उतना, दैट इज 1,26,000 या फिर क्या है 10,000 विच एवर इज हायर, तो दोस्तों बी आ जाएगा, ओके परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग सेकेंड की, दैट इज धर्मपाल एंड को रजिस्टर्ड अंडर GST इन राजस्थान इशूड एन इनवॉइस ऑफ 5 crore to Popatlal without supplying any goods or service at the advice of its accountant Sudhanshu. GST at the rate 18% was charged in the invoice. Popatlal availed the ITC on the basis of said invoice and utilized it in the same month. Determine the amount of penalty leviable in this case, right? तो आपको तीनों का देखना है भैया, धर्मपाल का देखना है, पोपटलाल का देखना है, सुधांशु, तीनों का देखना है, ठीक है। तो भैया आज फेक इनवॉइस इशू हुआ है विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, राइट, और ये धर्मपाल ने किया है किसको, पोपटलाल को। तो क्लियरली 122(1) के तहत दोनों को दोस्तों क्या है लग जाएगा पेनल्टी, और वो भी क्या है 90 लाख का। तो भैया धर्मपाल और पोपटलाल तो 90 लाख दे रहे हैं, वो तो बात पक्की है, बट सुधांशु की बात करें दोस्तों अगर, राइट, तो सुधांशु के कहने पे ही ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ दोस्तों, एट द एडवाइस ऑफ इट्स अकाउंटेंट, एट द इंस्टेंस ऑफ इट्स अकाउंटेंट। तो वो 122(1)(a) कौन सा 1A, कैपिटल 1A में क्या फंस जाएगा,
और उसको भी दोस्तों 90 लाख का पेनल्टी लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 122(2) की बात करें अगर, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स वी विल टॉक अबाउट Rajnigandha Limited, a company engaged in supply of goods, was served with a notice under 74 by the tax authorities on fraudulently making short payment of tax. The notice demanded payment of 1 lakh towards GST along with applicable interest and penalties for financial year 22-23. Date of communication of demand is July 1 and date of payment was August 1. दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आप अगर डिमांड ऑर्डर के 30 दिन बाद पेमेंट करते तो ये 100% पेनल्टी लग जाता आपको 122(2) के तहत, और यहाँ पे वही हुआ है बिकॉज इसके 30 दिन खत्म होते हैं 31 को। यस, 1 जुलाई का 30 दिन 31 को होता है और आपने 1 तारीख को किया पेमेंट, एक दिन से रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा 122(2) के तहत माय डियर फ्रेंड्स। ओके, पेनल्टी ऑफ 1 लाख, राइट, which is clearly 100% of the tax amount या फिर 10,000 whichever is higher my dear friends. Okay, सेक्शन 74 में 100% का कोई मेंशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें 15, 25 और 50 का ही मेंशन है, ये याद रखना। नेक्स्ट स्पेसिफिकली दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 122(3) की, तो 122(3) में माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है कि बॉस मिस्टर ऑरी सेंस गुड्स ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न टू मिस्टर पुनीत सुपरस्टार। क्या बात है, दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े सेलिब्रिटी है बेटा आज की तारीख में। यस, विथ द गुड्स बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम हिज फैक्ट्री ऑन 1st of January and delivered to Mr. Puneet on 4th January, perfect 2025. Mr. Puneet observed the goods and sent approval on 1st of June 2025. Mr. Ori issued an invoice of 10 lakh plus GST on 15th June. He has anyone committed an offense? If yes, what is the amount of penalty to be imposed on whom? Under section 122 subsection 3. ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि इनवॉइस जो है वो ऑरी ने सही टाइम पे इशू किया है कि नहीं। तो उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस चैप्टर में जाना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली एक ऑफेंस है जो बोलता है कि अगर आपने टैक्स इनवॉइस जो है CGST के प्रोविजंस के तहत इशू नहीं किया है, यानी उससे लेट किया है, तो फिर याद रखना माय डियर फ्रेंड, उस सिनेरियो में आपको बकायदा पेनल्टी लग जाएगा सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 के तहत अप टू 25,000 का। यहाँ पे अप्रूवल कब आया था दोस्तों? 1 जून को, राइट, और आपने रिमूव कब किया था? तो बोला है 1 जैन को, तो 1 जैन प्लस 6 मंथ्स कितना होता है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई या फिर क्या है 1 जून, करेक्ट, विच एवर इज अर्लियर। तो 1 जून को आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था ऑन और बिफोर 1 जून, राइट, पर आपने किया कभी है, राइट। तो दोस्तों आपने इनवॉइस इशू किया है 15 जून को, विच इज क्लियरली आफ्टर द लास्ट डेट, और ये एक ऑफेंस है, और ये ऑफेंस ऑरी ने किया है, तो ऑरी को भी लग जाएगा पेनल्टी, ओके, अप टू 25,000। समझा? यस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। बी, Mr. Ori has committed an offense by issuing the invoice after last day to issue invoice under 31(7), that is 1(6), and hence penalty up to 25,000 shall be imposed on him under section 122(3). ठीक है, डन है बॉस। नेक्स्ट सेक्शन 123 का अमेजिंग सा क्या है दोस्तों, एक MCQ है, राइट। तो सबसे पहले उसके पहले क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि 123 होता क्या है, बिकॉज मैक्सिमम लोग साला इसको छोड़ के चले जाते। सुनो, 123 में बोला है कि सुन भाई, अगर तेरे को इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अंडर सेक्शन 150 सब सेक्शन 1 या 2, राइट, तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज कोड है, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन है, बैंक्स है, ओके, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, राइट, बहुत सारे लोगों को बोला गया, कंपनीज एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रार है, ओके, उनको बोला गया है कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और उस इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इन्फॉर्मेशन क्या मांगी वो भी उनको स्पेसिफिकली बताई गई है। ओके, परफेक्ट। अब हर
व्यक्ति का एक अलग ड्यू डेट होता है कि आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये फाइल करना इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ठीक है, परफेक्ट। अब वो आप फाइल अगर नहीं करते हो, जो ड्यू डेट आपको मेंशन्ड है, विद इन ड्यू डेट आप फाइल नहीं करते हो, तो होता क्या है, आपको याद दिलाने के लिए ओके बाकायदा कमिश्नर नोटिस भेजता है आपको कि चलो फाइल करो भाई विद इन 15 डेज, राइट, यू हैव नॉट फाइल्ड दिस रिटर्न, तो प्लीज फाइल इट विद इन 15 days, 20 days, वट एवर द पीरियड इज रिटन इन द नोटिस, यू हैव टू अडेयर दैट एंड विद इन दैट टाइम एटलीस्ट यू हैव टू फाइल द इंफॉर्मेशन रिटर्न, राइट। अब आपने वो भी नहीं किया, उसमें मोहलत दी थी 20 दिन की, मैक्सिमम क्या 90 days दे सकते, पर उसमें 20 दिन दी थी, राइट, आपने 20 दिन के अंदर नहीं फाइल किया, तो फिर गवर्नमेंट बोलता है भैया लगेगा पेनल्टी। कितना बोला है, 100 रुपया प्रतिदिन, पर मैक्सिमम 5000, यानी कि क्या लेते हैं, उसने 25th डे पे क्या है फाइल किया, तो भैया 20 days के बाद आपका जो भी क्या है होगा वो डीले होगा, तो 21, 22, 23, 24, 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 500 या फिर 5000, विच एवर इज लोअर, तो 500 हो जाएगा आपका लेट फी एज इन पेनल्टी, ठीक है। तो आई होप आप समझे कि इशारा किस बात की तरफ है और कैसे डील करना है इसको, ठीक है। चलिए फटाफट से आते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू फाइल इंफॉर्मेशन रिटर्न डिटेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ ऑल रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स इन द स्टेट। द ड्यू डेट was 31st March 2025. However, MSEB fails to file the return by the due date. Consequently, Commissioner issues the notice on 1st May requiring them to furnish within 15 days. ठीक है, तो 16 मई तक फाइल कर दो भाई। MSEB 16 मई को तो फाइल नहीं करता, वो सीधा 1 जून को फाइल करता, माय डियर फ्रेंड्स, जो सरासर गलत है। आर यू कैरिंग इट? यस। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स ओके 16 तक कर देना चाहिए था, 16 मई तक, पर आपने नहीं किया, तो 17 मई से लेके 1 जून तक काउंटिंग करो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 कितना है 16, ओके। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 1600 और 5000 विच एवर इज लोअर 1600, यस, ओके, ये केस, राइट। मैक्सिमम लोग इसको नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है 123 क्या है। आई होप सिंस आई हैव कवर्ड दिस सेक्शन, आई होप आप अभी एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। इन एनी केस एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी एक्ट और रूल्स एंड इफ नो पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइडेड 125 बचाने आ जाएगा अप टू 25,000, राइट। सेक्शन 125 में भी दोस्तों दो बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, ये वाले में तो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। लेट्स सी इफ यू कम आउट क्लीन इन दिस। सुकन्या registered supplier failed to pay GST amounting to 5,000 for month of Jan. Proper officer imposed penalty for failure to pay tax. Sukanya believes that it is a minor breach as per section 126. आपका क्या कहना? Is it a minor breach? No! क्योंकि दोस्तों मैंने स्पेसिफिकली आपको बकायदा, अलकायदा नहीं रहे, बकायदा मैंने 126 में जाके यहाँ पे क्या लिखवा था तेरे को, हाँ गाउठी बोल 4,999, और यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है क्या, अरे 5,000 तो माइनर ब्रीच ही है ना भाई, अरे क्या माइनर ब्रीच ही है, नॉनसेंस, इट इज नॉट अ माइनर ब्रीच बिकॉज 5,000 है यहाँ पे अमाउंट, राइट। अगर ये 499 होता तो वो सही बोल रहा होता, 499 होता तो सही बोल रहा था, पर 5,000 है इसीलिए माइनर ब्रीच नहीं है। 126 आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, पक्का पक्का पेनल्टी लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो penalty is leviable on Sukanya since the breach is considered as minor breach only if the amount is involved is less than 5,000. ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Mr. Aksar Patel, registered in Gujarat, had supplied goods to numerous customers in black where he had not issued invoices for FY 2025. As soon as he got to know that a lot of players in the industry are getting demand notices for such practice, leading to huge demand amount of tax interchangeability, Mr. Aksar Patel voluntarily discloses this offense to jurisdictional officer and requests him to mitigate the quantum of penalty. Can PO do so? Can PO do so? सबसे पहले तो ये ऑफेंस कौन सा है बताओ। तो ये ऑफेंस में माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली हुआ क्या है कि आपने गुड्स भेजा है बट इनवॉइस इशू नहीं किया, तो गुड्स विदाउट इनवॉइस, ठीक है, ये सीन है।
ओके, एंड क्लियरली दोस्तों क्या है, यहाँ पे उसने टैक्स पे नहीं किया था, ठीक है। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए यहाँ पे आपको पेनल्टी लगने वाला है। कौन सा पेनल्टी लगने वाला? 122(1) का ही पेनल्टी लगेगा आपको। अब इशू क्या है 122(1) वाले पेनल्टी में, क्यों फिक्स्ड पेनल्टी, ये भैया 10,000 या फिर क्या टैक्स अमाउंट डिवाइडेड विच एवर इज हायर। तो उसमें आपने वॉलेंट्री डिस्क्लोजर भी भले किया हो बेटा, पर वो मिटिगेट नहीं होगा, वो मिटिगेट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और इसीलिए सिंपल सी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 126 कहाँ अप्लाई हो। दोस्तों 126 हमेशा वहीं अप्लाई होगा जहाँ पे पेनल्टी फिक्स नहीं है, जैसे कि 122(3), राइट, जैसे कि 125, ये छोटे मोटे एग्जाम्पल्स, ठीक है, डन। तो सिंस 122(1) के तहत है, इसका पेनल्टी फिक्स है, यहाँ पे अक्षर पटेल को कोई भी मिटिगेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मिस्टर अक्षर पटेल इज सब्जेक्ट टू पेनल्टी अंडर 122(1) where the penalty is fixed and hence such case shall not be treated as it is outside the ambit of section 126 बी पार्ट आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अमेजिंग एमसीक्यू था ये, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चला इशारा किस बात की तरफ है, क्योंकि सेक्शन 126 में ये पार्ट तो लोग रीड ही नहीं करते, राइट। पर बेटा अपन ने बकायदा क्या अलग से इसको दिखा है यहाँ पे, गॉट इट, डन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 129, लेट्स चेक इट आउट। बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग मोतीलाल की, जो एक ट्रेडर है रजिस्टर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग है, देखना इसमें 99% लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर छोटीलाल, जो नोएडा का है, यूपी का है, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 1 लाख प्लस जीएसटी 18%। मिस्टर मोतीलाल अग्रीज टू सप्लाई बट ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, राइट। यानी समझो आप एक मोती है, ओके, और वो रिसीव कर रहा ऑर्डर फ्रॉम छोटीलाल, राइट। तो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, मोतीलाल रिसीव कर रहा है ऑर्डर फ्रॉम छोटीलाल, तो ये सप्लायर है और ये रिसिपेंट है, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो लिखा है क्या, मोतीलाल सप्लाइड गुड्स, राइट, ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस, यानी कि बॉस सिंपल सी बात है यहाँ पे, राइट। मोतीलाल अपने फैक्ट्री में खड़ा था बॉस, ठीक है। तो छोटीलाल आएगा मोतीलाल के पास और गुड्स लेकर जाएगा। तो बेसिकली ट्रांजिट में जब गुड्स होगा, अगर गुड्स को कुछ भी होता है वो छोटीलाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज मोतीलाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फैक्ट्री गेट पे ही खत्म हो गई है। तो याद रखना, बीच में जब ट्रांजिट में आप गुड्स है तो याद रखना इसका ओनर अब मोतीलाल नहीं छोटीलाल ही है। और ये पूरा गेम 129 का इसी बात पे निर्भर करता है कि ट्रांजिट में ओनर ऑफ गुड्स कौन है, सप्लायर या रिसिपेंट। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रैक ही नहीं कर पाता था कोई, ठीक है। मोतीलाल सप्लाइड गुड्स ऑन 3rd November and issued invoice 1,18,000 in the name of Chotilal. Chotilal arranged his own vehicle for transportation of goods from Delhi to Noida. However, during transportation of goods, the vehicle of Mr. Chotilal, right, was stopped and checked by proper officer. The proper officer found that there was no e-way bill along with tax invoice. The owner of goods decided to pay the penalty and got the goods released. According to the provisions, what is the amount to be paid for release of goods? तो ओनर कौन है यहाँ पे? छोटीलाल। तो पेनल्टी भी कौन पे करेगा? छोटीलाल। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पेनल्टी का अमाउंट तो फिगर आउट कर लेंगे क्या है, पर मोतीलाल पे करेगा या छोटीलाल पे करेगा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और वहाँ पे मैक्सिमम लोग मोतीलाल का ही आंसर टिक करके आते कि सप्लायर तो वही था ना, तो ओनर तो वही था। अरे ओनर कौन था वो डिपेंड करता है कि एक्स फैक्ट्री गया है या FOR गया है, यानी सप्लायर ने अरेंज करने का जिम्मेवारी लिया था ट्रांसपोर्टेशन या नहीं लिया था, ये बहुत आवश्यक है देखना, ठीक है। तो मैं तो छोटीलाल को ही देखूंगा दोस्तों, छोटीलाल एंड क्लियरली दोस्तों अभी 200% पेनल्टी हो चुका है, राइट, बिकॉज ओनर ऑफ द गुड्स डस कम फॉरवर्ड एंड विच इज वाई माई डियर फ्रेंड्स, ओके, ओनर डिसाइडेड टू पे, यानी ओनर हैज कम फॉरवर्ड टू रिलीज द गुड्स एंड डिसाइडेड टू पे द पेनल्टी। तो 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट आ जाएगा 36,000, ठीक है। नेक्स्ट
कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन 6 ओनली. ओके, क्वेश्चन 6 नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन 10 हो जाएगा ये. ठीक है. मिस्टर मोतीलाल ऑलरेडी ओके देयर. ओके, ये मेरा इंस्ट्रक्शन था पर ठीक है. ओके, what penalty shall be levied to Mr. Sunny Paji, owner of truck, where okay there was no e-bill found, right? If in this case Choti Lal hires Mr. Sunny Paji, a GTA, to transport goods from Delhi to यूपी नोएडा. ठीक है, डन. तो भैया अगर वो खुद का क्या है व्हीकल ना लेकर एक जीटीए को क्या है बकायदा अपॉइंट करता, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना. ठीक है, सिंपल सी बात है. आपको या तो सेक्शन 129 की जो पेनल्टी वो है, ओके, दैट इज ऑब्वियसली 36,000, या फिर 1 लाख विच एवर इज लोअर लगेगी. तो भैया सिंपल सी बात है, राइट. 1 लाख और पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 दैट इज 36,000 विच एवर इज लोअर. एक्चुअली यहाँ पे 18,000 ऑप्शन देना चाहिए था, वरना बी और डी एक्चुअली सेम ही हो जाता. ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर तो वही है भाई, 36,000 ही है. तो यार सो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए मैंने लिख दिया है. होता है यार कई बार, आप खुद से अगर एमसीक्यू फॉर्म करते हो तो ऊपर नीचे होता है थोड़ा. ठीक है, बेयर विथ. चलो डन, दैट्स इट. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है. पर 12 पे जाने से पहले 11 पे एक्चुअली मैं कमेंट करना चाहता था. कोई कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकता है कि सर अगर ओनर ऑफ गुड्स और ओनर ऑफ ट्रक एक ही है तो दोनों को अलग अलग पेनल्टी लगेगा. आंसर इज यस. क्योंकि आप समझो कि आप 200 टका पे करके गुड्स छुड़वा रहे हो, पर आप ये 1 लाख या सेक्शन 129 के तहत जो पेनल्टी पे किया है वो करके क्या है आप ट्रक छुड़वा रहे हो. समझा, वो केस है. तो ये बहुत ज़रूरी है समझना. स्पेसिफिकली उन्होंने इस पे कुछ कमेंट किया है नहीं, राइट. और ये कहीं ना कहीं प्रॉपर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे भी आता है कि फिर वो कैसे इसको हैंडल करता है. बट मेरी माने तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसकी पेनल्टी भी अलग अलग है. तो दोनों रिलीज करना तो अलग अलग पे भी होना चाहिए. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज अंडरस्टैंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वैसे ही लोग छोड़ के जा रहे हैं. तो दे आस्क यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. और हम लोगों ने ऊपर देखा ही ऑफेंसेस पेनल्टीज में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. सो चिल करो. ठीक है, ये तो बस एक थॉट था तो शेयर कर लिया मैंने. अच्छा, मिस्टर बीका जी है, ट्रेडर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, सप्लाइड एग्जेम्प्टेड गुड्स वर्थ ₹1 लाख टू मिस्टर हल्दीराम, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन यूपी ऑन FOR बेसिस. ये एक अलग एंगल है अभी. यानी पूरा अरेंजमेंट कौन करेगा यहाँ पे? बीका जी. ओके, हल्दीराम नहीं आएगा, बीका जी क्या है बकायदा अपना क्या है गुड्स को पहुंचाएगा हल्दीराम के प्लेस पे. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या ई-वे बिल मिला नहीं इनको, ट्रांजिट में आपने कर दिया होगा इंटरसेप्ट ये व्हीकल को. अब बताओ कि भैया एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इसका कितना पेनल्टी लगेगा. ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, राइट. एंड यहाँ पे सिंपल सी बात है. ओके, द ओनर ऑफ द गुड्स डज कम फॉरवर्ड एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वॉन्ट्स टू पे द अमाउंट, ही वॉन्ट्स टू पे द पेनल्टी. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, अगर ओनर कम्स फॉरवर्ड तो भैया सिंपल सी बात है 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट, या फिर 25,000. ओके, विच एवर इज क्या आएगा बेटा, बोलो. विच एवर इज लोअर ही आएगा भाई. और क्या आएगा गाउठी. हाँ, यस. और यहाँ पे पेनल्टी कौन पे करेगा, बीका जी या हल्दीराम? बीका जी, बिकॉज अरेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? बीका जी का. बीका जी लेके जाएंगे गुड्स. तो बीच में जब ट्रांजिट हो रहा था तो ओनर कौन था? बीका जी था, बिकॉज अरेंजमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बीका जी का था. ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी,
एंड 2% या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 2,000 या फिर 25,000, तो फिर 2,000 आ जाएगा एंड बीका जी पे करेंगे। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स यही ऑप्शन आ जाए, ठीक है। डन। 13th, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ओनर ऑफ गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड? यस, 2% के बदले 5% और 25,000, तो फिर उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये ऑप्शन आ जाता, ठीक है। डन। Mr. Karthik has committed the offense of supplying goods without issuing invoice, and since the tax amount evaded was 10 crores, he has been subjected to a prosecution of 5 years plus fine. He has made an application for compounding this offense as he has committed this for the first time. If the commissioner accepts his application, within how many days is he required to deposit the compounding amount? दोस्तों याद रखना, कमिश्नर ने अगर ऑर्डर पास कर दिया तो 30 दिन के अंदर यह है आपको क्या पे कर देना पड़ेगा। नहीं किया तो वो ऑर्डर जो है, कंपाउंडिंग ऑर्डर है जो, वो वॉइड हो जाएगा और फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो जो भी है 30 दिन के अंदर अमाउंट दे देना भाई, वरना बैंड बच सकती है, ठीक है। यस, ओके, यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं सेक्शन 138 फॉर बेटर रेफरेंस। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे, इसके नीचे ही होता तो बेहतर होता फ्रैंकली। नॉनदलेस सेक्शन 133 की बात करें दोस्तों, तो मिस्टर राजपाल यादव, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर 1 विलफुली डिस्क्लोज टू मिस्टर अदानी। अब ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको एक्सेस था 150 का, वो उसमें उसने लेट्स से आप समझो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डेटा है कि भैया रिलायंस ने कितना किया, बिरला ने कितना किया, टाटा का किया, वो इंफॉर्मेशन दे दिया उसने, राइट। तो आज गलत है ना यार, ये अरे सरासर गलत है, बिकॉज दिस गिव्स सम मैसिव एडवांटेज टू अदानी एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट शेयर इट। तो ये गुनाह हुआ इस पर, इसको पेनल्टी इतना कम लगता है, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो अभी जाने दो। बट इसको भाई लगेगा पेनल्टी, तो याद रखना कमिश्नर नहीं भाई, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए इसमें, गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट सर्वेंट को आप लगाओगे पेनल्टी, समझा। यस, तो सबसे पहले तो वो है, और दूसरा क्या है यहाँ पे पेनल्टी या इम्प्रिजन के प्रोविजंस क्या है इसमें, तो या तो 6 महीना जेल जाओ, राइट, या तो भाई फाइन अप टू, ओके सिंपल सी बात है 25,000, या फिर बोथ 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन अप टू 25,000 या बोथ। इतना कम सजा है रे, इतना कम सजा है। वो 6 महीना बोलेगा यार यार मेरे को अदानी से मिल रहा है 10-15 करोड़, माँ कसम, छोड़ भाई, 6 महीना फ्री फूड खा के आऊँगा, राइट, ये केस। ओके डन। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का एंड ये है उसका पनिशमेंट। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं सेक्शन 138 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है कि बॉस ऑफेंस जो है वो 132(1)(b का है कमिट किया, और 50 करोड़ का क्या है टैक्स इवेजन हुआ यहाँ पे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये केस में आपको 1 रुपया नहीं भरना है कंपाउंडिंग का, क्योंकि बेटा इसका कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। यस, नेक्स्ट, मिस्टर ओबेरॉय supplies goods to his customers who are outside the state in transit. A proper officer stops the truck in which goods are being transported and finds that there is no e-way bill. ठीक है, according to section 129, within what time from the date of such detention the proper officer shall issue SCN, and within what time shall Mr. Oberoi pay the penalty if the owner of the goods accepts the ऑफेंस। तो दोस्तों एससी डिटेंशन कर लेना, उसके 7 दिन के अंदर एससीएन भेज दो, उसके 7 दिन के अंदर फिर ओके एससीएन भेजने के 7 दिन के अंदर ऑर्डर पास कर दो, और ऑर्डर पास हो गया उसके 15 दिन के अंदर आपको पेनल्टी पे कर देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है बॉस। तो यहाँ पे 7 दिन में एससीएन इशू करना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर, करेक्ट, बी वाला ऑप्शन है, आपको पे कर देना पड़ेगा वो पेनल्टी, तब जाके आप रिलीज कर पाओगे अपने गुड्स। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये भी 129 है, जस्ट से
फ्रेंड्स वुड यू माइंड अगर मैं इसको इंटरचेंज करके क्या दे देता हूँ PDF, बस थोड़ा क्या है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही रखते हैं भाई, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैंने बस मेंशन कर दिया है सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। और बस दैट्स इट आई फील। सेक्शन 138 में एक और आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स, MCQ के विच आर द केसेस वेयर कंपाउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। तो 132(1)(b वाला क्राइम हुआ, या फिर 132(1)(a)(c)(d)(e)(f)(h)(i)(l इफ कमिटेड वंस, तो सेकेंड टाइम नॉट पॉसिबल। या फिर थर्ड, ओके, ऑफेंस वेर यू आर कन्विक्टेड बाय कोर्ट, तो वो केस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक मैंने काफ़ी अच्छे से क्या है ये पूरा चैप्टर के जितने भी MCQs है या फिर QN है वो कवर करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं अलग से एक रिवीजन लेक्चर ले लूँ, राइट, तो प्लीज़ टाइप रिवीजन ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन द कमेंट सेक्शन एंड यू वोंट हैव एनी क्लू। मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 घंटे में दोस्तों, ओनली इन 1 आवर, ऑफेंसेस पेनल्टीज ऐसा दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा कि आपको अपना बर्थडे याद नहीं रहेगा, पर आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज सेक्शन के साथ याद रखा। हाथी ठोक के बेटा, ये करण सर की गारंटी, आपके टैक्स का टीचर की गारंटी है, राइट। इफ़ यू रियली वांट दैट, टाइप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट। और इसका PDF चाहिए तो भैया नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट से जाओ, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और साथ साथ में हर रोज़ मैं MCQs भी डाल रहा हूँ यार, कम ऑन।